सभी को नमस्कार, हरे कृष्ण और सुप्रभात। आदरणीय गणमान्य लाभार्थी, एक्सपर्ट्स जो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में और जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे बीच शामिल हुए हैं, समस्त शिक्षकगण, शोधार्थी, अतिथि श्री बंसीधर भगत जी, कैबिनेट मिनिस्टर शहरी विकास उत्तराखंड सरकार, जो कि कुछ ही क्षणों में हमारे साथ जूम के माध्यम से जुड़ेंगे। स्वागत है शहरी आवास व वित्तीय समावेश के क्षेत्र में विशेषज्ञ आज के मुख्य वक्ता श्री राजीव पांडे जी, परियोजना अधिकारी, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण सूडा, देहरादून उत्तराखंड, श्री संजय भार्गव, क्षेत्र प्रमुख, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड, देहरादून, और श्री अभिषेक व्यास, पंजाब नेशनल बैंक, देहरादून उत्तराखंड, जिन्होंने अपने व्यस्त समय से पैनल डिस्कशन के में आने के लिए आमंत्रण स्वीकार किया। धन्यवाद है श्री ललित मोहन रायल जी का, निदेशक नगर विकास निदेशालय, देहरादून, श्री अभिषेक रोहेला, नगर आयुक्त, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम तय हुआ। मैं स्वागत करता हूं शहरी विकास निदेशालय से आवास पर संवाद के कोऑर्डिनेटर श्री चौहान जी का, विवेक प्रधान जी का, जो कि क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में सुटको के साथ जुड़े हुए हैं। आभार ज्ञापित करता हूं आदरणीय कुलपति महोदया जी, जिनके करकलमों से हमें आज ये महत्वपूर्ण कार्य करने की प्रेरणा मिली है। आप सबका पुनः पहली राज्य स्तरीय कार्यशाला आवास पर संवाद में हार्दिक स्वागत है। मैं कुलमाता श्रीमती प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो औपचारिक रूप से कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दें। वो अध्यक्षीय उद्बोधन करके हमारा मार्गदर्शन करें। मैडम प्रोफेसर पुरोहित सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोफेसर पुरोहित सर से कि वो इंट्रोडक्टरी स्पीच दे। प्रोफेसर पुरोहित सर। जी, धन्यवाद प्रोफेसर सुधांशु, माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल मैडम, जिनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर गुणवत्ता के शिखर की ओर अग्रसर है। आज के इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के माननीय नगर विकास मंत्री श्रीमान बंसीधर भगत जी और अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण, प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। आपने जब प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान अपने हाथ में ली या आपको मिली, उसी वक्त आपने गरीब की चिंता, गांव के, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बारे में सोचने का कार्य प्रारंभ किया। और हम सब ने देखा कि आपके नेतृत्व में 40 करोड़ से भी अधिक देश की वो आबादी थी जिनका आज़ादी के 70 वर्षों तक भी बैंकों में खाता नहीं था। आप समझ सकते हैं कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन जन धन खातों के माध्यम से देश को देखने को, दुनिया को देखने को मिला, जिसमें कई विशेषज्ञ आज भी अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययनरत हैं। ऐसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का सपना था कि गरीब के आवास जरूर हो, उसके छत पर मकान हो, और इस योजना के तहत अपने इस सपने को, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपने 25 जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना का यह महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत 2022 तक देश के उन सभी नागरिकों को आवास दिलाने की योजना है
जिनके पास अभी तक आवास उपलब्ध नहीं है। विशेष तौर पर समाज के गरीब तबके के लोग, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं, या लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको आवास देने की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत कार्यक्रम पूरे देश के केंद्र शासित राज्यों में, विभिन्न राज्यों में संचालित किए जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदया के नेतृत्व में हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना पर संवाद के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं दून विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और पूरे शिक्षक समुदाय, अपने पूरे परिवार की ओर से आज के माननीय मुख्य अतिथि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर माननीय श्रीमान बंशीधर भगत जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके प्रेरणा स्रोत विश्वविद्यालय परिवार की मुखिया माननीय कुलपति महोदया का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही आज के इस आवास पर संवाद योजना, इस कार्यक्रम में इस संवाद विषय पर अपने विचार हम सबके समक्ष साझा करने के लिए और भारत सरकार की जो योजना है उसके संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे बीच में श्रीमान राजीव पांडे जी, जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, श्रीमान भार्गव साहब हैं, रीजनल हेड हैं, और अभिषेक व्यास जी, जो रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं पीएनबी के। किस प्रकार से ये योजना धरातल पर उतरेगी और कैसे हम लाभार्थियों को लाभ दे पाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों के कालखंड के दौरान यदि हम नजर डालें तो कई सुधार के इनिशिएटिव्स लिए गए। उसमें एक सबसे बड़ा जो सुधार पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिस इनिशिएटिव पर, वो है हाउसिंग फॉर ऑल। इसके अलावा वन नेशन वन राशन, प्रत्येक देशवासी को राशन मिले। और आपने इस कोरोना काल में, इस कालखंड में आपने देखा कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में फ्री राशन पहुंचाने की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से ये योजना कारगर हुई है और अभी भी गतिमान है। नवंबर माह तक हम भारत सरकार की इस योजना से देश और समाज के 80 करोड़ से भी अधिक आबादी लाभान्वित होगी। इसके साथ ही कोरोना काल में आपने देखा किस प्रकार की चुनौतियां पूरे देश और समाज और दुनिया के सामने खड़ी थी, और उसका निराकरण के लिए वैज्ञानिकों ने समय पर जो वैक्सीन तैयार करके हम सबको उपलब्ध कराई है। आज 72 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को मुफ्त में निःशुल्क वैक्सीनेशन का कार्यक्रम वैक्सीन फॉर ऑल योजना के तहत गतिमान है। इसके साथ ही हेल्थ फॉर ऑल, अटल आयुष्मान योजना और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज देश के प्रत्येक नागरिक को, जो ऐसी बीमारियों से ग्रसित थे जिनकी कीमत बहुत अधिक थी, क्योंकि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। जीवन रहेगा तो हम हर विषय पर संवाद कर पाएंगे। ऐसी योजना माननीय प्रधानमंत्री महोदय की है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत उन्होंने सभी को स्वास्थ्य का लाभ देने का कार्य किया है। इसी प्रकार से हैप्पीनेस के, सभी के जीवन में खुशहाली हो, हैप्पीनेस फॉर ऑल कैसे किया जाए, तो उसके लिए आपने देखा कि पहली बार में जब वो यूनाइटेड नेशन के अधिवेशन में गए, उन्होंने योग और वेलनेस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का यह संकल्प वहां पर दोहराया, जिसको पूरे विश्व समुदाय ने स्वीकार किया। क्योंकि योग के माध्यम से ही हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण विचारों को लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वैश्विक पटल पर भारत के इस मानस चित्र को वहां पर अंकित करने का कार्य किया, ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन, स्वस्थ मन, स्वस्थ काया लेकर के आगे जीवन में सफल हो सके। क्योंकि जब वो एक बार बीमारी से ग्रसित होते हैं तो फिर उसको पार करने में वो 5 लाख रुपए जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत हैं, वो लाइलाज बीमारियों के लिए तो हैं, लेकिन उसमें काफी कुछ झेलना पड़ता है। ये कोशिश हमको करनी चाहिए कि हम अपने आप को हैप्पी रखें। और हैप्पीनेस इंडेक्स भी आज जो अर्थव्यवस्था के मापन का जो पैरामीटर है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब हम राष्ट्र के मापने की जो विधियां हैं, जो पैरामीटर्स हैं, जो मेजर्स हैं, उसमें जीडीपी के साथ साथ उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, न्यूट्रिएंट्स, तो इनकम के लिए रोजगार,
किस प्रकार से हम प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं, कैसे प्रत्येक व्यक्ति को हम स्वास्थ्य दे सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की व्यवस्था करा सकते हैं। और हेल्थ में आवास का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं जिस प्रकार से कल रात बारिश हुई, इस प्रकार की बारिश यदि हो और कच्चा मकान हो तो निश्चित हो है कि व्यक्ति को कितनी दुश्वारियां झेलनी पड़ेंगी। और आज जो मौसम चल रहा है सितंबर का, मच्छरों का, डेंगू का, इस प्रकार से कई ऐसी बीमारियां हैं जो गरीब परिवार के सदस्यों को झेलनी पड़ती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो महोदय, जो देश और दुनिया के लिए जिनकी राजनीति एक राजनीति न होकर के एक मिशन के रूप में एक संत भाव से जो पिछले 7 वर्षों से ही नहीं बल्कि उससे पहले से भी लगे रहे, ऐसे गरीब माँ का बेटा ही गरीब के आंसू को पहुंच सकता है। इसलिए उनकी योजनाएं गरीबों के लिए, समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए है कि आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य में आवास का महत्वपूर्ण योगदान है। हमने देखा था फणेश्वर नाथ रेणु का एक उपन्यास था नीम का पेड़। और नीम का पेड़ आपने देखा कि एक व्यक्ति, ऐसे हमारे देश में ऐसी भी लोग हैं, ऐसी भी जनता है जो एक पेड़ भी अपनी मर्जी से लगा नहीं सकते, वो आवास कैसे बनाएंगे। ऐसे गरीब की चिंता करने वाले गरीब माँ के बेटा जब प्रधानमंत्री बनता है तो सबसे पहले उन गरीबों के आंसू पोंछने का कार्य करता है। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस अवसर पर आवास पर चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। क्योंकि आवास होगा तो जो हेल्थ हजार्डियस की जो कंडीशंस होती हैं, हेल्थ हाइजीन महत्वपूर्ण हिस्सा है सफाई का, स्वास्थ्य का। तो प्रधानमंत्री सफाई योजना भी चलाई, झाड़ू भी लगाते हैं, ताकि समाज को ये संदेश जाए, समाज को ये मैसेज जाना चाहिए कि स्वास्थ्य का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। हैप्पीनेस इंडेक्स भी जीडीपी के, जब हम आर्थिक विकास के मानदंड में ले जाते हैं तो उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स का महत्वपूर्ण योगदान है। और हम देखते हैं कि जीडीपी में हम चाहे पिछड़ जाएं, लेकिन भूटान विश्व में हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे आगे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम क्यों पीछे हैं? क्योंकि हमारे पास पक्के मकान कई लोगों के पास नहीं थे, तो उन लोगों को कई बीमारियां होती थी, स्कूल की कंडीशन, बच्चे पढ़ नहीं सकते। जब मच्छर होते हैं, जब डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है, चिकनगुनिया जैसे कई रोग समाज में पनपने लगते हैं गंदगी के कारण, इंसेफेलाइटिस से लेकर के मेनिंजाइटिस तक, इस प्रकार की कई बीमारियां होती हैं। मौसम की मार भी उसमें झेलनी पड़ती है। प्रकृति आपदा किसी के हाथ में कंट्रोल में नहीं है, तो प्रकृति का कोप भी झेलना पड़ता है, लेकिन हम तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गरीब के आंसू पहुंचने का कार्य किया है। निश्चित रूप से यह योजना काफी कारगर है। आपने पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बनाने की कई सुधार इनिशिएटिव्स किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सुधार लेबर रिफॉर्म को लेकर के है। सऊदी के देशों में, खाड़ी देशों में हमारे देश के मजदूर कार्य करते थे, उनकी कंडीशन, ये नहीं सिर्फ देश के अंदर आपने लेबर की कंडीशन को ठीक करने का कार्य किया, आपने देश के बाहर, सीमा के बाहर जो दूसरे देशों में हमारे प्रवासी मजदूर हैं या जो मजदूर यहाँ से मजदूरी करने जाते हैं, उन लोगों की भी समस्याओं को, उनके आंसू पहुंचने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों से बात करके उनके हेल्थ कंडीशन को, उनके वर्क कंडीशन को ठीक करने के लिए आपने काफी इनिशिएटिव्स लिए। आपने कृषि सुधारों के जो 3 एक्ट बिल आपने आज पार्लियामेंट के अंदर पास होने के बाद, जिनमें देश में काफी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो 1955 में बना। 1955 में देश की कितनी संख्या रही होगी, और उस समय तक ग्रीन रेवोल्यूशन भी नहीं था। उस समय का इसेंशियल कमोडिटी एक्ट आज के 56 वर्षों के बाद भी कार्य कर रहा है। इसकी देश को निश्चित रूप से पुनर्विचार की आवश्यकता थी, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। यदि किसी कृषि के क्षेत्र में सब कुछ सही था तो किसानों की आत्महत्याएं क्यों थी? ऐसी चिंता करने वाले, किसान की आय को दोगुनी करने वाले ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में निश्चित रूप से देश आज नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। आपने मेडिकल काउंसिल की जगह मेडिकल कमीशन को बनाया, ताकि पारदर्शी तरीके से देश को अच्छे डॉक्टर, प्रतिभावान चिकित्सक उपलब्ध हो सकें। क्योंकि चिकित्सा शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के। जिस देश में स्वस्थ तन होगा, स्वस्थ मन होगा, उस देश में स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। ऐसी सोच के धनी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश को आगे बढ़ाने के लिए गतिशील है। आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मालूम है कि रोजगार सृजन के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत आवश्यक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए हमें इंडस्ट्री चाहिए, और इंडस्ट्री के लिए उस प्रकार का इकोसिस्टम हमें देश के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ऐसे कानूनों को जो गैर जरूरी हैं उनको हटाना पड़ेगा। ऐसी रुकावटें जो व्यवसाय को पीछे करती हों, अवरोध पैदा करती हों, ऐसी रुकावटों को दूर करने के लिए आपने एफडीआई के जो नियम थे उनमें काफी लचीलापन लाया, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाया, जिसमें रेलवे के सेक्टर में, स्टील के सेक्टर में, कोयला के सेक्टर में, ई कॉमर्स में, डिफेंस के सेक्टर में आज एफडीआई के जो नियमों में आपने काफी लचीलापन दिखाया है, जिससे देश इन बुनियादी इंडस्ट्रीज के सेक्टर में भी आगे बढ़ेगा, हमारे युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। इसके अलावा सिविल एविएशन भी इसके अंदर एक महत्वपूर्ण है।
और सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो महत्वाकांक्षी योजना है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत राष्ट्र को एक नई शिक्षा नीति प्राप्त हुई है 2022 में, उस पर भी चर्चा की है। तो आज देश पिछले यदि आप 70 वर्षों के कालखंड को देखते हैं तो 91 के इकोनॉमी रिफॉर्म से 30 साल पीछे जाएंगे तो देश ने बहुत अभाव झेले हैं। 91 के बाद के 30 साल को आप देखते हैं 2021 में, तो देश आज काफी समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है। आज हम G7 का हिस्सा हैं जिसमें दुनिया के विकसित राष्ट्र होते हैं, लेकिन 91 में हम दुनिया के गरीब राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित थे। और आने वाले दिनों में हम विश्व की उभरती हुई जनसंख्या है और विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसलिए मुझे लगता है कि आज देश बहुत सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित हाथों में है। समाज का गरीब व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति को के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको पूरा लाभ मिलेगा, वो समाज के मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। ऐसी सोच और ऐसी कल्पना के साथ आपने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। 18 खरब रुपए तक निःशुल्क मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कोरोना काल में सीधे बेनिफिशियरीज के खाते में दिया। डीबीटी के माध्यम से जो ट्रांसपेरेंसी आज देश के अंतर्गत है, एक जमाना था जब 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपए में 1 रुपया पूरा का पूरा उस लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। इस प्रकार की योजनाएं लाई गई हैं। ईमानदार कोशिश है देश में गरीब के आंसू पहुंचने के लिए, गरीब को सशक्त करने के लिए, समाज के मार्जिनलाइज सेक्शन को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। तो यह प्रधानमंत्री आवास योजना उसी कड़ी में प्रत्येक व्यक्ति का घर हो, प्रत्येक व्यक्ति का छत हो। जैसे मेरा खाता भाग्य विधाता, जब अपना घर होता है तो व्यक्ति के अंदर एक सुकून भरी उसकी नींद होती है, उसकी चैन होता है, वहां से उसका स्वास्थ्य, उसका मानसिक सुधार भी होगा, बच्चों को शिक्षा भी दे पाएगा और बाल श्रम को भी रोकने में हम यहाँ पे कारगर हो पाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। मैं इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदया, आज के मुख्य अतिथि महोदय, राज्य के ऊर्जावान माननीय मंत्री महोदय श्रीमान बंशीधर भगत जी का और हमारे शिक्षक साथियों का और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए तमाम अतिथियों का, विशिष्ट विशेषज्ञ वक्ताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री आवास पर यह संवाद निश्चित रूप से कारगर होगी और हम जन कल्याण के जन उपयोगी उन योजनाओं को अंतिम छोर तक एक विश्वविद्यालय होने के नाते अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और हमें विश्वास है कि चर्चा निश्चित रूप से बहुत ही सारगर होगी, जन कल्याणकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर एस सी पुरोहित जी। अब मैं आग्रह करूंगा कुलमाता प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी कि वो अध्यक्षीय उद्बोधन देकर हमारा मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर मैम। Thank you so much, Dr. Sudhanshu Joshi, the convener and organizer of this special event on Prime Minister Awas Yojana for urban and for rural areas. हमारे आज के बहुत ही सम्मानित मुख्य अतिथि माननीय बंशीधर भगत जी, शहरी विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार, जिन्होंने बहुत ही कम समय में उनसे मेरा संवाद स्थापित हो पाया और आपने कहा कि आप उसमें उपस्थित रहेंगे वर्चुअल माध्यम से, और उनका अपने क्षेत्र में और हल्द्वानी के शहर में बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है, लेकिन आपने अपनी उपलब्धता को सुनिश्चित किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे साथ आज जो लाभार्थी जुड़े हैं, जैसा मुझे बताया गया कि 198 लाभार्थियों ने इस आवास पे जो हम संवाद करने जा रहे हैं उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके अतिरिक्त हमारे साथ श्री राजीव पांडे जी हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। हमारे साथ श्री संजय भार्गव हैं, रीजनल हेड हाउसिंग। और हमारे साथ जो हमारे एक और पैनल स्पीकर रहेंगे, श्री अभिषेक व्यास जी, रीजनल कोऑर्डिनेटर पंजाब नेशनल बैंक। इसके अलावा प्रोफेसर एस सी पुरोहित जी हैं, विश्वविद्यालय की तमाम फैकल्टी हैं और हमारे जितने लाभार्थी बेनिफिशरीज इस आवास योजना के अंतर्गत थे। पुरोहित जी ने बहुत विस्तार से बताया और मैं साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते इसको इस मानवीय संवेदना के साथ इस संवाद की शुरुआत करना चाहती हूँ कि आवास एक बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी हमको देता है। एक छत होनी आवश्यक है, इसलिए समय समय पर छत की अलग अलग व्याख्या की गई कि जिनका आसमान ही छत है और धरती जिनका बिछौना है, ऐसे लोग हमारे देश में बहुत ज्यादा मात्रा में हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन को शुरू किया 2015 में
और इसका पहला चरण 2017 में पूर्ण हुआ और 2022 जब हम आजादी के 75 वर्ष जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैं इस आवास के ऊपर जो संवाद कार्यक्रम डॉक्टर सुधांशु जी ने यहाँ पर आयोजित किया, मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ कि इस आवास पे संवाद कार्यक्रम के लिए उन्होंने दून विश्वविद्यालय को चुना और बहुत ही सारे विश्वविद्यालयों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और अनेक विश्वविद्यालयों के साथ उत्तराखंड में दून विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी गई कि हम सेमिनार करें, हम वेबिनार करें, हम लोगों से संवाद स्थापित करें, उन एक्सपर्ट्स को बुलाएं जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं और क्या नहीं हैं, क्या ये इतनी आसानी से उनको ऋण उपलब्ध होगा या बिना ऋण के करेंगे या कम इंटरेस्ट पे करेंगे या फ्री ऑफ इंटरेस्ट करेंगे, क्या उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होंगे, वो हमारे लाभार्थियों को भी बताएंगे और जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो इस योजना का एक बेनिफिशियरी हो सकते हैं, उन तक ये बात पहुंचे। क्योंकि हर बार हर वेबिनार में, चाहे वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हो या इन्वायरमेंट साइंस डिपार्टमेंट से हो, मेरी हमेशा एक पीड़ा रहती है कि सरकार और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन जिसमें बैंक भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी दिशा में काम कर रहे हैं और उनका जो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जो एक सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट है, वो सामने नहीं आ पाता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने इस ओर ध्यान दिया और ये जो बीच में एक कड़ी टूट जाती है, ये जो लिंकेजेस की कड़ी टूटती है, उन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाए कि एकेडमिक्स क्या सोच सकता है, क्या अर्बन स्पेसेस उपलब्ध करा सकते हैं। ये स्पेशली मुझे ये बताया गया कि ये आज का संवाद अर्बन हाउसिंग के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो ये कौन सी बात है कि सरकार क्या कर रही है, हम उसको डिसेमिनेट कैसे कर रहे हैं, क्या हम एक कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं और क्या हम सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाकर एक चर्चा कर सकते हैं जो एकेडमिकली साउंड हो और जो उनकी छोटी छोटी बातें जिसमें मेनली फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, उनके बारे में उनके जो कंफ्यूजन्स हैं उनको दूर करें। तो ये विचार जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आया कि 2 करोड़ लोगों को आपने आवास इस योजना के अंतर्गत पक्का मकान उपलब्ध कराना है। और वो जो पक्का मकान, एक आप अगर मिडिल क्लास की भी बात करें भारतवर्ष में, एक मिडिल क्लास का सपना जब से वो पढ़ाई करता है और उसके अंत तक एक मकान तक सिमट के रह जाता है कि वो नौकरी करेगा, फिर वो पैसा अपना बचाएगा, फिर वो बैंक में अपना पैसा जमा करेगा, फिर बैंक से लोन लेगा और अल्टीमेटली वो अपनी रिटायरमेंट तक आते आते, अब तो बैंक में इतनी फैसिलिटी है कि यंग बच्चे अपनी EMI फिक्स करके पहले ही बड़े शहरों में जाके सोचते हैं कि वो एक फ्लैट ले लें और वो EMI कटती रहे। लेकिन जो हम लोगों की पीढ़ी भी थी और हमसे पुरानी जो हमारे माता पिता की पीढ़ी थी, मैंने एक पूरी पीढ़ी को एक घर बनाते हुए देखा है बस, और वो उनका एक अल्टीमेट ड्रीम होता था कि हमारे पास एक घर हो। आज वो ड्रीम, जो लोग सबल हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, उनका वो ड्रीम एक तरीके से डिस्टॉर्ट हो गया। हम एक समाज में रहने के कारण और समाज में कुछ कार्य करने के कारण इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि कहीं छत नहीं है और कहीं आप मकान पे मकान बनाए जाते हैं, एक मकान फिर दूसरा मकान फिर तीसरा मकान फिर लैंड फिर आप पोजीशन में लेते रहते हैं। और मैं बहुत श्योर हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस ओर भी ध्यान देंगे कि ये जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, क्योंकि देखिए लैंड के ऊपर आप कब्जा करके नहीं बैठते, आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, आपकी इच्छाएं इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो कई गरीबों की इच्छाओं का गला घोट दें। अगर उन पे अपनी जमीन नहीं है तो जब गवर्नेंस अच्छी होती है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहे हैं, तो उन्हें जमीन की आवश्यकता पड़ती है। उसमें हम खोल के फिर फार्म हाउस बना के बैठ जाएंगे, फिर एक 5 स्टार होटल बना, हमारी तो इच्छाएं अनंत है। वो जो अनलिमिटेड सा एक हमारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो एक नजरिया होगा, उसको भी एड्रेस किया जाएगा, ताकि हम हर उस व्यक्ति को जिसके पास छत नहीं है, उसको एक रूम का अपार्टमेंट या 2 रूम का छोटा अपार्टमेंट, एक उसके बच्चों के लिए, एक उसके लिए, एक ऐसा अपार्टमेंट क्या उपलब्ध करा सकते हैं। अगर इसको बहुत अच्छे से शुरू से ही एड्रेस किया जाता, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले भी थी, लेकिन इसको इतने मुखर तरीके से एड्रेस नहीं किया गया जैसे इस समय किया गया,
और ये मैं इस बात से कह सकती हूँ कि हम लोगों को इसमें शामिल किया गया और हमसे पूछा गया कि आप इन पर्सन कराना चाहेंगे या आप ऑनलाइन कराना चाहेंगे। और इसमें सुधांशु जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने आगे बढ़ के इसका प्राइमरी लेवल से वो मेरे टच में रहे कि हम इसको कैसे कराएं, और हमें कहा जा रहा है तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन के बाद उत्तराखंड में दून विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी दी गई। मेरा मानना यह है कि जो भी इसमें जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा, बैंकिंग क्षेत्र की मुख्य धारा में जो पहले ही जनधन खाते खुले, उसका एक सिग्नल था। देखिए, जो काम करता है क्रिटिसिज्म तो होना है, और उस क्रिटिसिज्म से कभी गवर्नेंस पीछे नहीं जाती। जिसने एक कमिटमेंट ले लिया अपने हाथ में कि वो बिना किसी अपने स्वार्थ का उसमें इन्वॉल्व होके वो देश के काम आएगा, वो व्यक्ति काम कर पाता है। जनधन जो बैंकिंग सुविधा थी, उसको हम इस रूप में लेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा बैंक खाता है। और ये आवाज पे संवाद ये बात दिखाती है कि अंतिम व्यक्ति को, जो पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उसको ये एहसास होना चाहिए कि मेरे पास एक छत है। तो ये सब कॉन्फिडेंस है। एक बैंक खाता हो गया, एक छत हो गई, एक नौकरी हो गई, ये एक व्यक्ति को उसके व्यक्ति होने का एहसास कराता है। और इन छोटी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं को एड्रेस किया गया। इन सारी चीजों को देख के हमारे पास बैंक के और फाइनेंशियल सेक्टर के बहुत ही ज्ञानी लोग यहाँ पर हैं, वो इसको किस नजरिए से देखते हैं। हम इसको क्योंकि सोशल साइंसेस के नजरिए से देखते हैं, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं कि क्या उसमें और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, क्या लाभार्थियों को जो अगर वो हमसे जुड़े हैं तो उनको जो लाभ पहुंचा है वो इसको किस दृष्टि से देख रहे हैं, और जो अन्य लाभार्थी हैं जो क्यू में खड़े हैं उन तक हम इस योजना को पहुंचा रहे हैं तो हम कैसे पहुंचाएंगे। और हमारे पास 2015 के बाद आप ही लोगों के शहरी विकास मंत्रालय उत्तराखंड सरकार और उनके अधिकारी और उनके सारे कर्मचारी, उनकी पूरी टीम जो, और बैंक के सारे लोग, बड़े लोग से लेकर छोटे जो कर्मचारी हैं उन तक, इन सब लोगों की टीम लगी है और उन्होंने उत्तराखंड में इसके अच्छे रिजल्ट दिए हैं। वो हम लोगों के बीच आएंगे कि अगर इसमें कुछ और फ्लेक्सिबिलिटी की मांग की जा रही है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हम दे सकते हैं क्या, हम अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं क्या। और यदि ये योजना का इम्प्लीमेंटेशन है तो वी शुड बी रेडी, क्योंकि अभी तक भारत में ये सबसे बड़ी समस्या, उन्होंने एक रेखांकित भी करी अपने पुरोहित जी ने, कि उन्होंने बताया कि 1 रुपए में 15 पैसे पहुंच रहे थे। टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल, डिजिटल, धीरे धीरे हम प्लास्टिक मनी पे शिफ्ट हो गए हैं और लगभग बहुत ज्यादा हो गए हैं। अब कैश तो ऐसा हो गया कोई मांगता ही नहीं है कैश और आप देते ही नहीं है कैश। और ये एक जब उद्घोष किया गया प्रधानमंत्री ऑफिस की ओर से और प्रधानमंत्री जी की ओर से लाल किले से कि हम डिजिटल इंडिया की बात करें, फिर उसमें ये क्रिटिसिज्म आया कौन सा डिजिटल इंडिया, फिर आया कि हम हर घर में लाइट देने की बात कर रहे हैं, फिर आया हम हर बच्चे को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, और फिर आया कि हम हर व्यक्ति को आवास देने की बात कर रहे हैं। तो जब हम सब लोग भारत के लोग हैं और हम महसूस करते हैं जब हम हर व्यक्ति की बात करते हैं तो यहाँ जो डेटा है वो कितना बड़ा हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा हो जाता है, वो इतना विशाल है कि कई देश उसमें समा जाएं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 2 करोड़ लोगों को आवास का लक्ष्य है तो वो आवास का लक्ष्य किसी देश की आबादी से भी ज्यादा है। तो एक छोटी योजना की जब हम बात करते हैं और हम कहते हैं हम हर तक पहुंचाएंगे, हर घर तक पहुंचाएंगे, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ऐसी साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की आवश्यकता होती है जो इस बात को इंश्योर कर सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय वंशीधर भगत जी के नेतृत्व में हमारा जो शहरी विकास मंत्रालय काम कर रहा है वो पूरे इफेक्टिव तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि स्वयं बहुत ऊर्जावान है और उत्तर प्रदेश के जमाने से उनको मंत्रालय चलाने का उस बड़े प्रदेश में अनुभव रहा है और वो वहां पर कैबिनेट मंत्री रहे और एक लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ और व्यक्ति की पीड़ा समझने, क्योंकि जो लोग इलेक्टेड पॉलिटिक्स से आते उनको पता होता है कि व्यक्ति की क्या परिस्थिति है और वो कैसे झोपड़ी में रह रहा है। और पुरोहित जी ने सही कहा कि पुल के पुल बह गए तो झोपड़ियों की क्या वक़्त थी।
वो तो निश्चित ही बह गई होंगी। तो ये जो एक पीड़ा है कि अपना मकान पहले एक घोंसला बनाना और फिर उस घोंसले का उजड़ जाना, ये पीड़ा की संवेदना इस आवास पे संवाद कार्यक्रम के माध्यम से रियल सेंस में, बिल्कुल नॉट ओनली ऑन इमोशनल क्वोशंट बट रियल सेंस में उसको हम एड्रेस करेंगे। और मैं जरूर सुनना चाहूंगी कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि ये मेरी जो हर बात, जितने मेरे प्रोफेसर जुड़े हैं वो जानते होंगे कि मैं हर वेबिनार में कहती हूँ कि लिंकेज कहाँ चला गया। बैंक में कौन लोग काम कर रहे हैं हमें नहीं पता, हम लोग कौन है बैंक वालों को नहीं पता, शहरी विकास में कौन अधिकारी काम कर रहे हैं उन्हें हमारा नहीं पता, हमें उनका नहीं पता। ये सिंक्रोनाइज्ड कोलैबोरेटिव एफर्ट की अगर भारत सरकार ने एक कोशिश करी है तो ये अपने आप में एक अद्भुत कोशिश है। ये लिंकेजेस बहुत अच्छा लिंकेजेस है और मैं उम्मीद कर रही थी, हमने उस पर विचार किया था कि क्या हम लोगों को यहाँ बुला सकते हैं, सारे लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो बना नहीं कि अभी इतना रिलैक्स हम कोविड में नहीं हुए हैं, तो हमने फिर ये निश्चय किया कि अभी एक बार तो हम वेबिनार कर लेते हैं और आगे जैसे भारत सरकार से दिशा निर्देश मिलेंगे, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पार्ट बने, एक कैटलिस्ट बने। इसी उम्मीद के साथ सभी आगंतुकों का बहुत बहुत अभिनंदन। दून विश्वविद्यालय के इस प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। माननीय मंत्री श्री बंशीधर भगत जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो हमारे साथ जुड़े और हमें एक संबल प्रदान किया कि हमारी भी उस योजना में कोई भूमिका हो सकती है। इसके लिए सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। Thank you so much, ma'am. Thanks for detailed elaboration. She rightly talked about the interlinkage and the convergence between government departments, university, and the stakeholders. Thank you so much, ma'am. मैम के अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद आज के मुख्य अतिथि श्री बंशीधर भगत जी हमारे साथ हैं। बंशीधर भगत जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं शहरी विकास उत्तराखंड सरकार में। मैं आपका स्वागत करता हूं सर ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज हमें हमारा मार्गदर्शन करें। श्री बंशीधर भगत जी। आवास पर संवाद कार्यक्रम के आयोजककर्ता प्रोफेसर कुलपति सुरेश सर डंगवाल जी, हमारे नोडल अधिकारी हिमांशु जोशी जी, इसमें सम्मिलित राजीव पांडे जी, संजय भार्गव जी, विशेष अभिषेक व्यास जी, प्रोफेसर SC पुरोहित जी और सभी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अधिकारी, वैज्ञानिक, प्रोफेसर और लाभार्थी। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी कुलपति प्रोफेसर सुरेश डंगवाल जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और उससे भी ज्यादा खुशी है कि भारत सरकार ने दून विश्वविद्यालय को इस कार्यक्रम के लिए चुना। मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी भारत सरकार को, अपने नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम की जिम्मेदारी हमको दी है और मैं आयोजक समिति के नोडल अधिकारी सुधांशु जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था इस कार्यक्रम के लिए की है। आवास अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक बार पहले भी इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन वो चर्चा बहुत गहराई तक नहीं गई और उसमें भी व्यवस्थाएं ऐसी थी कि जो वास्तव में गरीब व्यक्ति है वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहा था। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उसमें संशोधन किया है। जो मैदानी क्षेत्र में आवास बनाने के लिए 7,000 रुपया था, उसकी राशि बढ़ाकर 1,20,000 की है। पर्वतीय क्षेत्र में जो 75,000 था उसको 1,30,000 किया है। मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। बहुत से विषय पुरोहित जी ने भी बताए, माननीय कुलपति जी ने भी बताए। वास्तव में है गरीब की पीड़ा को समझने की बात।
जिसके पास छत नहीं है, वास्तव में वो कैसे जीता होगा, ये बात देखने की है। और आज नरेंद्र मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा है और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा टारगेट, जैसा कुलपति जी ने कहा कि बहुत से देशों की आबादी उतनी नहीं होगी जितना बड़ा टारगेट हमने लिया। 2 करोड़ लोगों को आवास दिलाना एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है और हम कोशिश कर रहे हैं अपने विभाग के द्वारा कि स्थान स्थान पर भूमि चयन करके लाभार्थियों के लिए घर बनाएं, सिंगल आवास न होकर के एक मल्टी बिल्डिंग बनाकर उसमें उनको फ्लैट दिलाएं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे दिलाएं ताकि लोगों को कोई बोझ न पड़े। 3.5 लाख लगाने वाले को 2.5 लाख की हम सब्सिडी दे रहे हैं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये योजना 2015 में शुरू की और 2022 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प इस देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया। 2022 तक हम लोगों को घर मुहैया कर सकें, ये टारगेट लेना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यही आवास की बात नहीं, बरसों से लोग अंधेरे में रह रहे थे, उनको प्रकाश दिलाया है, गैस दिलाई है, शौचालय जो बहुत बड़ी समस्या थी, प्रधानमंत्री जी ने एक गरीब आदमियों तक शौचालय की पहुंच हो, शौचालय हो, खुले में शौच न करें, इस पर भी बहुत जोर दिया है। और इस आवासीय योजना पर बहुत जबरदस्त आग्रह प्रधानमंत्री जी का है और हम लोग भी इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं कि जहां भी आवास के लिए भूमि मिले उनको भूमि दी जाए, वहां पर गरीबों का चयन गरीबी के हिसाब से हो। अभी 1-2 केस हमने पढ़े देखे, उनको आवास आवंटित किए गए थे लेकिन वो उस स्थिति के नहीं थे जिनको आवास आवंटित किया जा सके। लोगों के घर बाहर हैं, उन्होंने भी घर बनाने के लिए, आवास लेने के लिए प्रयास किए हैं। मेरा संकल्प है जैसा प्रधानमंत्री जी का सपना है उसके हिसाब से काम हो। वास्तव में जिसके पास घर नहीं है, छत नहीं है, उसको ये आवास का लाभ मिले और बहुत अच्छे ढंग से हम इस काम को कर रहे हैं। आप सबका सहयोग हमें मिल रहा है, मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। आपके सहयोग से मैं समझता हूं कि इस योजना को हम बहुत अच्छे ढंग से ले जाएंगे। मैं आभारी हूं दून विश्वविद्यालय की कुलपति जी का कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आयोजित किया और मैं अपने कार्यक्रम को ब्रेक करके इसमें आया हूं और फिर पुनः मैं अपने कार्यक्रम में लगूंगा। लेकिन बहुत बड़ी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं, बहुत बड़ी शुभकामनाएं कि आपने ये काम किया और आशा करता हूं कि इसमें आप व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेकर भारत सरकार की शैक्षिक संस्थानों से तालमेल कर और जो बुद्धिजीवी हैं तालमेल करके कोई निर्णायक बात करेंगे और उससे मुझे भी बताएंगे तो मेरा भी मार्गदर्शन होगा। उस हिसाब से हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे और ये आवास जैसी चीज बहुत आवश्यक है, ये मैं मानता हूं। आज डिजिटल युग है, जैसा सभी ने कहा कि पहले वो जमाना था जब देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे लोगों तक पहुंचता है। हम बधाई देना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को, आज 1 पैसा भी किसी के नाम भेजते हैं तो उसके खाते में जाता है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और धीरे धीरे इन उपलब्धियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज देश विश्व का सिरमौर बनने की ओर जा रहा है। सब ये जो सब हो रहा है ये नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के हो रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और विशेष रूप से कुलपति सुरेखा डंगवाल जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बहुत आग्रह किया कि इसमें रहना ही रहना। और मेरी स्थिति ये थी कि मैं बिल्कुल पैक था, कार्यक्रम अपने इतने लगे हुए हैं, लेकिन मैंने कहा चलिए आप इतना बड़ा आग्रह कर रही हैं तो मुझे एक
बुद्धिजीवियों के बीच में बैठने का मुझे भी मौका मिलेगा और इसलिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके नेतृत्व, आप सबके सहयोग से हम इस आवास योजना को धरती पर उतार सकेंगे। गरीबों के हित में काम करके गरीबों को छत दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी शुभाशीष के लिए हम सबको। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा पैनलिस्ट राजीव पांडे जी का, जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सूडा में, कि वो अपना उद्बोधन दें, लेक्चर दें। राजीव पांडे जी। अजय। माननीय मंत्री शहरी विकास महोदय, वाइस चांसलर दून विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापक, समस्त दून विश्वविद्यालय से संबंधित विशेषज्ञ और जो हमारे इस वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे लाभार्थी, समस्त हमारे नगर निकायों से जुड़े हुए अधिकारीगण, कर्मचारी, मेरे साथ काम कर रहे हमारे PLTC इंस्टीट्यूशंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हो गया। ये कुछ यहाँ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। तो जैसा मैंने कहा कि भारत सरकार द्वारा ये अनोखी पहल की गई है, जिसमें अभी तक योजना का ज्ञान जो कि एक विभाग के स्तर पे रहता था, उसको न केवल लाभार्थी के तक पहुंचाने हेतु एकेडमिक कराना, और जो भी एक जो विश्वविद्यालय में जो बच्चे काम कर रहे हैं या इस फील्ड में एकेडमिक्स लगे हुए हैं, उनसे जुड़े लोगों को योजना के बारे में बताना, ताकि वो उसका अच्छी तरह प्रचार प्रसार कर सकें और योजना में क्या कमियां हैं उनके बारे में न केवल विभाग को बताएं,
बल्कि लाभार्थी स्तर पे भी उन योजनाओं को पहुंचाया जा सके और एक समन्वय विभाग लाभार्थी एकेडमिक और इंस्टीट्यूशंस के बीच में स्थापित हो सके। मैं बताना चाहूँगा हमारे विभाग में तो इस योजना के बारे में सभी को पता है, लेकिन जो हमारे एकेडमिक्स हैं या जो स्कॉलर्स हैं उनके बारे में, इस स्कीम के बारे में एक संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगा कि ये योजना भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य 2015 से 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना था। उसके क्रम में जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमने एक प्रारंभिक सर्वे राज्य सरकार ने कराया था, जिसमें सभी निकायों में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी के माध्यम से एक डोर टू डोर सर्वे हुआ था, जिसमें ये ज्ञात किया गया था कि उत्तराखंड में कुल कितने लोग हैं जिनके पास आवास नहीं है। और उस सर्वे के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ था कि लगभग 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना आवास नहीं है। योजना का जो उद्देश्य यही था कि उस लाभार्थी के पास भारतवर्ष में कहीं भी अपना आवास नहीं हो तो उसको इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सके। योजना के अंतर्गत 4 घटक हैं, जिसको पहला घटक हमारा बेनिफिशियरी लेड घटक है न्यू, जिसमें वो लोग जिनके पास अपनी जमीन है या झुग्गी झोपड़ी है, ओनरशिप राइट है, तो उसको हम आवास वहीं बना के उसको आवास बनाने हेतु धनराशि दी जाती है। और भारत सरकार द्वारा 1.5 लाख की धनराशि, 1.5 लाख रुपया इसमें उपलब्ध कराया जाता है और राज्य सरकार द्वारा 50,000 की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि 2 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत, इस घटक के तहत अभी तक हमारे पास करीबन 20,000 आवास का मांग आई थी, जिसमें लोगों के पास आवास उपलब्ध नहीं थे और उसके तहत अभी तक हमने करीबन 16,000 से ज्यादा के आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से करा ली गई है, जिसमें से हमने करीबन 4,000 मकान पूर्ण हो चुके हैं और 8,000 मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसमें जो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है कि आवास का जो उसका भूमि है उसके पास उसका ओनरशिप राइट लाभार्थी के पास होना आवश्यक है। इसी के घटक का एक और बेनिफिशियरी लेड कंपोनेंट का एक और घटक था, जिसमें अगर आवास उसका 21 स्क्वायर मीटर का है तो हम उसको 30 स्क्वायर मीटर तक बनाने हेतु भारत सरकार 1.5 लाख तक की धनराशि उपलब्ध कराती थी। यानी कि अगर 9 स्क्वायर मीटर की धनराशि चाहिए तो 1.5 लाख का होगा और उससे कम की होगी तो प्रो डाटा बेस पे उसको धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी। इसमें भी ओनरशिप राइट लाभार्थी का होना आवश्यक है, तभी वो उसको आवास दिया जाएगा। जो एनबीसी का है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, जिसमें 30 स्क्वायर मीटर तक का कम से कम 30 स्क्वायर मीटर का भूमि लाभार्थी के पास हो, जिसमें 2 कमरे, एक शौचालय और एक रसोई होना आवश्यक है। और इसी मॉडल के आधार पर जो हमारे बीएलसी के आवास हैं उनका निर्माण पूरे उत्तराखंड में किया जा रहा है। जैसा कि आपको हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड एक सेस्मिक जोन में है, अर्थक्वेक्स की यहाँ पे संभावना रहती है। हम जोन 4 में हैं और उस जोन 4 के कारण जो हमारे पर्वतीय जनपद हैं, हमारे अगर देखा जाए तो 13 जनपदों में 9 पर्वतीय जनपद हैं, तो हमने जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वाली जो प्रिकॉशंस हैं वो सारे लिए गए हैं। और इसी के तहत हमारा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट है, इनके कोलैबोरेशन के साथ कई कार्यशालाएं पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में कराई गई। हटको के भी इसमें सहयोग जो उनका श्रीनगर पे सेंटर से उसका लिया गया और उनके वहाँ जो हमारे मशीनरीज हैं उनको
ट्रेन किया गया ताकि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कैसे बनाया जा सके, उनको हाउसेस का कम लागत पर निर्माण किया जा सके, उनका निर्माण कराया जाए और वो कम से कम लागत में वो आवास बना सके। तो इन बातों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और अभी तक जो प्रगति है वो बहुत अच्छी तो नहीं मैं मान सकता, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम जो अपने लक्ष्य हैं उनको पूरा अगले साल तक अवश्य पूरा कर लेंगे। दूसरा, एक और जो बात वीसी महोदय ने भी कही थी पहले कि अभी तक जो धनराशि लाभार्थी के पास जाती थी वो चेक के माध्यम से या कैश के माध्यम से जाती थी। अब भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कोई भी धनराशि है वो चेक या कैश के माध्यम से नहीं जाएगी, वो सारी कुछ डीबीटी होगी, पीएफएमएस के बेस में जाएगी और उसमें भी जो धनराशि उपलब्ध कराई जाती है मकान बनाने हेतु वो भी चरणवार उपलब्ध कराई जाती है और उस चरणवार धनराशि को भी जब उपलब्ध कराया जाता है तो वो आवास का निर्माण कब शुरू हुआ और किस लेवल पे है उसकी जियो टैगिंग के आधार पे किया जाता है। जिस भी लाभार्थी का आवास स्वीकृत होता है तो भारत सरकार से जब धनराशि राज्य सरकार को प्राप्त होती है और राज्य सरकार के द्वारा जो धनराशि नगर निकायों को भेजी जाती है, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हमारे प्रदेश में नगर निकाय हैं। स्टेट लेवल पे जब ये धनराशि हमें प्राप्त होती है विद राज्य सरकार की कंट्रीब्यूशन के साथ, तो उस धनराशि को नगर निकायों को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वो लाभार्थी को चरणवार जियो टैगिंग के उपरांत धनराशि अमुक्त करेंगे। जिस स्थान पे लाभार्थी आवास बनाना चाहता है सबसे सर्वप्रथम उसकी वहां पे जियो टैगिंग की जाती है और जियो टैगिंग करने के बाद उसको प्रथम किस्त की धनराशि 20,000 रुपया अमुक्त की जाती है। जब लाभार्थी द्वारा वो काम शुरू कर लिया जाता है और काम करने का वो प्लिंथ लेवल पे आ जाता है और उसकी जियो टैगिंग नगर निकाय द्वारा कर ली जाती है, तो नगर निकाय द्वारा उसको पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे ही द्वितीय किस्त की धनराशि उपलब्ध करा दी जाती है। इसी प्रकार जब उसका लिंटर लेवल पे आ जाता है तो तृतीय किस्त, और जब वो पूर्ण करता है चौथी किस्त, और जब वो समाप्त कर लेता है तो उसको अंतिम किस्त उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि योजना के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता रखी जाती है ताकि उसको लाभार्थी को नगर निकाय के पास अनावश्यक रूप से धनराशि प्राप्त करने के लिए ना जाना पड़े और पूर्ण धनराशि उसके खाते में उपलब्ध कराई जा सके। दूसरा, इसी योजना के अंतर्गत बीएलसी इनहेंसमेंट का कंपोनेंट है। जैसा मैंने आपको बताया कि 30 स्क्वायर मीटर का जो एनबीसी नॉर्म्स है, नेशनल बिल्डिंग कोड का नॉर्म्स है, जिसमें 2 कमरे का एक शौचालय और रसोईघर होना आवश्यक है। तो किसी लाभार्थी के पास अगर वो नॉर्म्स नहीं पूरा हो रहा है और 21 स्क्वायर मीटर से कम है तो 9 स्क्वायर मीटर के बेस को लेते हुए, उसकी गणना करते हुए हम 1.5 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अभी तक जो हमने अभी सर्वे किया था टोटल, उसमें मात्र 576 ही लोग पाए गए थे। उसमें भी 216 ही लोग पात्र पाए गए और जिनका भारत सरकार से योजना को स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और धनराशि नगर निकायों को उपलब्ध करा दी गई है, जिनका क्रियान्वयन लाभार्थी को देकर शुरू कराया जा रहा है। दूसरा घटक जो योजना का है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम। इस घटक के अंतर्गत जिस भी लाभार्थी के पास, वो पहले घटक में तो वो ये लाभार्थी थे जिनके पास भूमि उपलब्ध थी और या कच्चा मकान था और वो अपना पक्का मकान बनाना चाह रहे थे लेकिन ओनरशिप राइट था। लेकिन कई लाभार्थी ऐसे हैं जिनके पास भूमि भी उपलब्ध नहीं है या वो ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जो जिसपे जो अतिक्रमित है या वन भूमि या सिंचाई भूमि या अन्य ऐसे रेलवे की भूमि पे है जिसपे कभी भी उनको हटाया जा सकता है। तो ऐसे लाभार्थियों को अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा हमारे आवास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है और शहरी विकास एक समन्वय के रूप में इसमें काम करता है। उत्तराखंड में
दो तरह की अथॉरिटीज हैं, एक तो हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं और एक उत्तराखंड आवास विकास परिषद है। इन दो अथॉरिटीज के माध्यम से ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम चलाई जा रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत जो राज्य सरकार की नीति है उसमें 6 लाख तक का मकान बना के देना है, और जिसमें 1.5 लाख रुपए भारत सरकार दे रही है और राज्य सरकार द्वारा इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, और 3.5 लाख रुपए की धनराशि लाभार्थी के द्वारा किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। इसमें भी राज्य सरकार द्वारा 2 मॉडल्स को अपनाया गया है। एक तो हमारे जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा खुद मकानों का निर्माण किया जा रहा है, अर्थात वो जो पूर्व में ही आवास निर्माण कर रहे थे, अभी तक वो MIG HIG हायर ग्रुप को कर रहे थे, अब वो LIG और EWS हाउसेस का भी मकानों का निर्माण कर रहे हैं और उन मकानों को क्रॉस सब्सिडाइज करके उपलब्ध करा रहे हैं। अभी उत्तराखंड में देहरादून में हमारे यहाँ मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने 464 मकानों का आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया और उन मकानों को 6 लाख की लागत पे लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया। आज उनके कुछ लाभार्थी हमारे इस वेबिनार में भी उपस्थित हैं जो 1 साल से अधिक इन आवासों में रह रहे हैं और वो ना वहाँ पे खुश हैं, बल्कि वो एक वहाँ पे वेलफेयर सोसाइटी का भी, रेजिडेंशियल RWA का भी गठन कर लिया गया है और उसका रख रखाव भी उनके द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पे सारी सुविधाएं उनको ना केवल पार्क हैं बल्कि और भी सारी सुविधाएं वहाँ पे पानी, बिजली इत्यादि की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं और दूसरी योजनाओं के साथ भी चाहे वो एन्युअलम हो और ऊर्जा की योजना हो, जनधन खाते की योजना हो, स्वास्थ्य की योजना हो, उन सबको भी इनके साथ इन लाभार्थियों को जोड़ा गया है। दूसरा पहल ये उत्तराखंड में एक आपको पता है कि लैंड की स्कैर्सिटी है। लैंड की उपलब्धता ना होने के कारण हमारे जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो AHP के अंतर्गत इतने आवासों का निर्माण कराया जाना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो उत्तराखंड आवास विकास परिषद के द्वारा इसमें प्राइवेट पार्टनर्स, प्राइवेट बिल्डर्स को इन्वॉल्व किया गया है, जिसमें प्राइवेट बिल्डर्स आवासों का निर्माण कराएंगे। ओनरशिप राइट जो लैंड का है वो उसका जो ट्राइपाइट एग्रीमेंट होगा वो आवास विकास परिषद बिल्डर्स के साथ होगा और वो भी 6 लाख रुपए की लागत में लाभार्थी को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें ओनरशिप राइट पूरा लाभार्थी का होगा और उसमें भी 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी, 1.5 लाख की सब्सिडी भारत सरकार से और 1 लाख की सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत अभी तक हमने 12,000 से अधिक आवास स्वीकृत करा लिए गए थे, लेकिन 1 वर्ष से ज्यादा पूर्व एक PIL स्टेट को हाईकोर्ट में कर दी गई थी कि ये आवास जो कि एग्रीकल्चर लैंड पे हैं और एक पॉलिसी थी कि एग्रीकल्चर लैंड पे इंडिविजुअल हाउसेज नहीं बनाएंगे, जिसके कारण से इन आवासों के निर्माण में देरी हुई। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने एक नीतिगत निर्णय ले लिया है कि जो PMAY के अंतर्गत HP के आवास बनेंगे उसमें इनको छूट दी जाएगी और अब ये पॉलिसी को फाइनल रूप दे दिया गया है और शीघ्र ही इन जो हमारे 12,000 आवास स्वीकृत हुए हैं उन पे निर्माण कार्य पूरा प्रारंभ कर लिया जाएगा और इसके अतिरिक्त करीबन 10,000 और आवासों की प्राइवेट बिल्डर्स से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं, जिनको स्वीकृति हेतु भारत सरकार को शीघ्र ही प्रेषित करके इन पे भी आवासों का निर्माण करा लिया जाएगा। तो जो ये घटक हमारा जिसपे सबसे अधिक मांग है, जिनके पास भूमि नहीं है और उनको 6 लाख तक के लागत के आवास उपलब्ध कराना है, उस लक्ष्य को हमें पूरी उम्मीद है कि उन लक्ष्यों को हमारे इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स से, प्राइवेट बिल्डर्स से, अपने अथॉरिटीज के साथ मिलकर हम अवश्य पूरा कर लेंगे। एक और घटक जो इसमें स्कीम का है वो है CLSS, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति खुद अपना मकान बना रहा है या किसी प्राइवेट सेक्टर से मकान खरीद रहा है तो उसमें
एक सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें जो 6 लाख तक का लोन के आवास है उसमें 2.6 लाख तक की एक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, जो EWS और LIG के हाउसेस के लिए है। 2017 से 2021 तक 4 साल तक एक MIG और HIG का भी कंपोनेंट था, जिसमें भारत सरकार द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन वो 2021 तक ही रही है। तो इस घटक के अंतर्गत भी, जिसमें ये सब्सिडी भारत सरकार द्वारा हडको, NHB और SBI के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें कोई भी लाभार्थी कहीं भी किसी भी प्रदेश में किसी भी निकाय क्षेत्र में रह रहा है, वो आवास खरीद रहा है तो और बैंक से लोन ले रहा है तो इसके तहत आवेदन कर सकता है, और केवल उसको एक बैंक को लिखना होगा कि वो प्रधानमंत्री आवास शहरी के अंतर्गत CLSS योजना के अंतर्गत लाभान्वित होना चाहता है और उसकी इनकम ये है और उसका भारतवर्ष में कोई मकान नहीं है। एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के वो देगा तो बैंकों द्वारा उसको रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा, और जिस भी बैंक, जो भी बैंक, चाहे वो NHB से कनेक्टेड हो, चाहे वो SBI से हो, चाहे वो हडको से है, उसके माध्यम से सीधे धनराशि लाभार्थी के खाते में आ जाएगी और वो अपने मकान को बना सकता है। इसका फायदा, जैसा मैंने आपको बताया, करीबन हमारे 16,000 का लक्ष्य हमारे पास जो हमारे सर्वे हुआ था उसमें आया था, और इसके अंतर्गत अभी 13,500 14,000 के करीब लाभार्थी हमारे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर चुके हैं। तो ये स्कीम अभी भी लागू है, जिसमें आपको सीधे बैंकों से जाके संपर्क करके आपने योजना अवधि में भी अगर लिया है, 2015 से 20 तक लिया, उसका लाभ नहीं उठाया, तो आप बैंकों से संपर्क करके केवल एक अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन देके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो नए लोग हैं वो भी सीधे जाके इसमें संपर्क कर सकते हैं। एक आखिरी घटक जो है ISSR इंस्टीट्यूट स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं, जिसपे जो हमारे स्लम्स हैं उनमें रहने वाले लोग हैं, उनका रिहेबिलिटेशन करके उनको वहीं पे व्यवस्थित रूप में मकानों का आवास उपलब्ध कराना इस घटक का उद्देश्य है, जिसमें 1 लाख तक की अनुदान भारत सरकार उपलब्ध करा रही है। अभी राज्य सरकार इसमें कोई भी धनराशि उपलब्ध नहीं करा रही है। ये PPP मोड पे है, जिसपे जो हमारी लैंड है उस पे प्राइवेट पार्टनर्स को बुला के और उसका जो एक्स्ट्रा लैंड है उसका उपयोग कमर्शियल या और तरीके से करके, ताकि उस लैंड यूज से जो धनराशि प्राप्त हो उससे क्रॉस सब्सिडाइज करके लाभार्थी को आवास उपलब्ध कराया जा सके। इस पे जो हमारी भौगोलिक स्थिति है वो इस तरह की नहीं है कि जो हमारा अभी तक हमने जो सर्वे किया कि कोई प्राइवेट पार्टनर्स आ सके, या दूसरा एक और जो हमारे जो भौगोलिक स्थिति में है कि हमारे जितने भी स्लम्स हैं वो रिवर बेड पे स्थित हैं। तो रिवर बेड के स्थित होने के कारण जो भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है कि उसके 200 मीटर तक कोई भी रिवर बेड के आप कोई भी हाउसिंग या मल्टीप्लेक्स का निर्माण नहीं कर सकते। तो उनमें हम कोई भी नई स्कीम या उनको वहीं पे भी रिहेबिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से अभी ISSR में हम कोई भी किसी प्रकार की प्रगति हमारे राज्य में नहीं हुई है। कोशिश यह है कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम देहरादून में ले जाएं, लेकिन इसमें ना केवल हमें PPP पार्टनर्स को लेना है, बल्कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी सहमति और जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उनका सहयोग, सहमति लेना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना उनके सहयोग और सहमति के इस प्रोजेक्ट को लागू करना एक मुश्किल काम होगा। तो मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री आवास योजना का एक सपना सभी के लिए आवास होना रखा गया है माननीय प्रधानमंत्री की ओर से, उसके लक्ष्य प्राप्ति की ओर एक प्रयास राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हमारी टीम बहुत छोटी है, क्योंकि अभी हमारे नगर निकाय के संसाधन कम हैं। हमारे पास अभी
फील्ड लेवल पे ऑफिसर्स या टेक्नोक्रेट्स कम हैं, एक्सपर्ट्स की कमी के कारण भी कई बार कई स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में भी देरी होती है। तो और योजना का प्रचार प्रसार में हमने अपने जितने भी माननीय सभासद हैं कॉर्पोरेशंस में हैं उनको लगा रखा है। योजना का प्रचार प्रसार स्थानीय लेवल पे नगर निकायों के माध्यम से किया जाता है। राज्य स्तर पे जो कार्यशालाएं हैं उनमें बैंकर्स के साथ, हटकों के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ करके योजना के बारे में अवगत कराया जा रहा है। और स्टेट का एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नैनीताल में, उसके माध्यम से कई कार्यशालाएं की जाती हैं ताकि लोगों को इसके योजना के बारे में अवगत कराया जा सके और इसका जो लाभ है उसको अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत आज ये दूसरा संवाद था। एक पहला संवाद हमने ग्राफिकल यूनिवर्सिटी के साथ किया था जिसमें वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी योजना के बारे में, यहाँ के प्रोफेसर्स के बारे में बताया गया था। और आज बड़ी खुशी है कि भारत सरकार ने दून यूनिवर्सिटी को भी इम्पैनल किया और उनके द्वारा इस कार्यशाला का, इस वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का, मैं बीसी साहब का, मैं सुधांशु जी का और प्रोफेसर जितने भी इस वेबिनार में भाग रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए जो रुचि दिखाई है और जो हमें आश्वासन दिया है कि इसमें पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि जो वर्कफोर्स और जो आपके पास एक्सपर्ट्स हैं और जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कमी हमारे विभाग के पास है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो यंग टैलेंट्स और जो यूथ है उस योजना में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आएगा। और यही नहीं, एक अभी भारत सरकार ने एक और पहल की है कि जो अच्छी स्कीम्स में जो अच्छे लाभार्थियों ने जो आवास में रह रहे हैं या एचपी में जो हमारे कंपोनेंट एचपी में जो आवास बने हैं उसमें जो लाभार्थी रह रहे हैं उनके बारे में भी स्टोरीज बना के दें और उसके लिए भी 25,000 तक के का इनाम रखा गया है अगर अच्छी स्टोरीज डालते हैं। तो मैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, यंग पार्टिसिपेंट्स हैं और जो शॉर्ट स्टोरीज में इस तरह का रुचि रखना चाहते हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे जो यहाँ पे CLTS एक्सपर्ट्स हैं वो लाभार्थी से मिलें, एक अच्छी स्टोरी डालें तो भारत सरकार से जो इस प्रतियोगिता में भाग लें ताकि आप भी जो उन्होंने अवार्ड रखा है उस पे उसको जीत सकें और इस योजना का एक मुख्य भाग बन सकें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजीव पांडे जी। आप लोग राजीव पांडे जी का व्याख्यान सुन रहे थे। राजीव पांडे जी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं UDD उत्तराखंड में और his मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर इन सोशल वर्क। as far as experience is concerned, although ये फॉर्मेलिटी लेक्चर डिलीवर होने से पहले होनी चाहिए, but it's always good to acknowledge the resource persons. He is having more than 25 years of experience and his domain is into project management. Shri Rajiv Pandey ji is working with SUDA, as I've already informed. He's a member with state level technical committee of PMAY and a member of state level implementation and monitoring committee with PMAY, both Grameen and urban. He's a member of monitoring committee with GIZ SUSP city sanitation program. So we had the privilege to work with him earlier into many projects as well. Before I call up next resource person, I wish to share one of the very interesting documentary with you, which is basically an introductory film. It's a series of two movies, actually 2 small movies, which talks about how this pariyojana come into place. So
So this is the success story, and you have seen that it is being acknowledged by the beneficiaries across the India. It's one of the very successful government schemes. And let us move ahead with the program, the scheduled program. We have with us Shri Sanjay Bhargava. Is a regional chief, House and Urban Development Corporation Limited, Dehradun. Let me have a brief about his curriculum vitae. Shri Sanjay Bhargava is Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and Master of Business Administration and Finance. He is professionally qualified architect, associated with Indian Institute of Architecture, and a fellow member with Institute of Water and Environment. He is a member with Public Relations Society of India. As far as experience concerned, he is into developing cost-effective construction solutions for state-level SUDCO. He is a nodal officer with Uttarakhand PMAY CLSS for HUDCO, and he is associated in this domain from the last 27 years in the domain of project monitoring, finance, and various spatial issues. His area of interest includes innovation, construction technology, environmental sustainability, and is also a volunteer member with the Art of Living. So we welcome you, Mr. Sanjay Bhargava. Thank you so much. Over to you. धन्यवाद सुधांशु जी। सबसे पहले धन्यवाद सुधांशु जी। सबसे पहले मैं दून विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है, जिसके माध्यम से जो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, उसके साथ साथ जो हमारे चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, और चाहे हमारे जो लाभार्थी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के बारे में जानना चाह रहे हैं, और जो एक आम नागरिक है, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो आप एक बधाई के पात्र हैं। और सबसे पहले मैं हमारे जो कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर पुरोहित ने शुरुआत की थी कि जीवन में हमारे सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है कि हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस लाइफ में जो है बहुत जरूरी है। वो तभी संभव है कि जब हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारे रोटी, कपड़ा, मकान, ये जब होंगी तभी हम लोग खुशहाल रह पाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी जो वाइस चांसलर मैडम है डॉक्टर सुलेखा डंगवाल जी, हमें माननीय मंत्री जी बंशीधर भगत जी, जिन्होंने जो आवास के संबंध में कुछ नई पहल की है, और मैं आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में राज्य सरकार में कोई नई पॉलिसीज भी आने वाली है, जिससे जो एक आम आदमी का सपना है, वो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी हम लोग तेजी से इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं अपने प्रस्तुतिकरण चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है पूरे देश में जो है इसको जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह शहरी क्षेत्रों के अलावा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रियान्वित की जा रही है। तो ये जो योजना है, कुल मिला के 2 घटक हैं इसके। एक तो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना शहरी, और दूसरा एक प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो है ग्रामीण। जो शहरी क्षेत्र है, लगभग 4000 से ज्यादा जो है हमारे शहर जो है पूरे देश में इस योजना में का जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। यदि हम उत्तराखंड की यदि बात करते हैं तो लगभग हमारे 100 से ज्यादा शहर, कस्बे और नोटिफाइड एरिया कमेटी है जो इस योजना में जो है जहां पे लोग इसका जो है लाभ उठा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के बारे में जो है थोड़ा सा मैं जो है जानकारी दे दूं कि इसकी शुरुआत कब हुई और कब तक ये चलेगी। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत की थी। और इसका जो है जो एक मुख्य जो उद्देश्य था कि जिन लोगों के पास
आज तक आजादी के हम अगले वर्ष जो है 75 साल पूरा करने जा रहे हैं, जिनके पास अपने आवास नहीं है, उनको जो है इस समयबद्ध कार्यक्रम के चलते 2022 में हर ऐसा परिवार जिसके पास आवास विहीन है उसको आवास दिए जाए। तो इसकी शुरुआत जो है 25 जून 2015 में की। और सबसे पहले हमें जो है जानना ये जरूरी है कि इसमें कौन लोग पात्र है। तो सरकार ने, भारत सरकार ने इसको जो है योजना को कुल मिला के इसको EWS, LIG और MIG, जो हमारा कमजोर आय वर्ग है, जो हमारा एक निम्न आय वर्ग है या एक मध्यम आय वर्ग है, उसको जो है एक तरह से जो है उसको कैटेगराइज किया। और उसमें जो है इनकम जो माध्यम था, और इनकम भी ऐसी कि जो एक परिवार है, परिवार को एक डिफाइन किया गया कि परिवार क्या है। तो परिवार में ऐसे जो परिवार जिसमें जो आपके हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे जो 18 वर्ष की आयु से कम है, वो एक परिवार में जो है हम कह सकते हैं परिवार को डिफाइन करता है। तो जो हमारी जो 3 वर्ग थे, उन सभी के लिए जो है इस योजना का क्रियान्वयन हुआ। और उसका मुख्य उद्देश्य था कि एक समाज में एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहे, एक आपको एक जीवन में एक बेहतर आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ रहे, और साथ में वुमेन एम्पावरमेंट। इसमें जो EWS और LIG वर्ग में कुल मिला के जो कोशिश की गई कि महिलाओं को जो है उसमें जो है एक तरह से जो प्रॉपर्टी है उसमें राइट्स भी देने का काम किया। और साथ में जो मकान ऐसे थे जो कुल मिला के हमारे जीर्ण शीर्ण हालत में थे, जो कुल मिला के जिसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, जैसे पानी, बिजली, किचन, टॉयलेट्स, तो आधे अधूरे मकानों को भी पूर्ण करने का इसमें जो है एक तरह से लक्ष्य रखा गया। और साथ में फिजिकल एंड सोशल सिक्योरिटी की भी बात की गई। तो जैसे मैंने जो शुरुआत में कहा था EWS, LIG और MIG, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं ये क्या है, ये किस प्रकार से वर्गीकृत किए गए। तो सबसे पहले यदि हम EWS जो है, यदि EWS की हम यदि बात करते हैं, तो EWS जो हमारी जो कैटेगरी है उसमें जो है हमारी जो परिवार की इनकम है उसको लगभग 25,000 तक रखा गया है। 25,000 का मतलब ये है कि जो लगभग जो है आपका जो है जो 3 लाख तक की जो हमारी जो सालाना इनकम के जो लोग हैं, जो परिवार हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा LIG वर्ग है वो 6 लाख, मतलब जिनकी सालाना इनकम जो है 6 लाख, और महीने की जो परिवार की इनकम है वो 50,000 तक इसके अंतर्गत जो है उनको लिया गया है। ऐसे ही सरकार ने मध्यम आय वर्ग को भी इस योजना को जो है इसमें योजना में शामिल किया। और उसमें जो है जो हमारे लगभग 1 लाख रुपए तक की इनकम, मतलब 50,000 से 1 लाख रुपए तक के जो इनकम के लोग थे उनको शामिल किया। और 1.5 लाख, और MIG जो 2 कैटेगरी थी उसमें 1.5 लाख तक की जो है 18 लाख। तो कुल मिला के हमारी जो हम कहेंगे जो हमारे पूरे देश की आबादी, उसको लगभग जो है सरकार ने कोशिश की सभी को इस योजना का फायदा मिले। और जिन लोगों के अभी तक मकान नहीं बन पाए थे किसी कारणवश, उनको जो है सरकार की जो सब्सिडी थी वो कुल मिला के सीधे खातों में जो है ट्रांसफर करने की, या राज्य सरकार के माध्यम से जो एजेंसीज थी उनके माध्यम से उसको जो है देने का प्रावधान किया गया। तो सबसे पहले मैं योजना के जो हमारे जो कुल मिला के जो हमारे मेरे पूर्व के वक्ता राजीव पांडे जी ने भी बताया है, उसको मैं थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि जो हमारी इंस्टीट्यूट स्लम डेवलपमेंट है, जिसको एक तरह से हम एक धारावी मॉडल भी कहते हैं, जो बंबई में एक स्लम एरिया था, कि कुल मिला के उसको एक लैंड को एक रिसोर्स के रूप में जो है हम जो है अपनाया जाए, और उसी स्थान पे जो है उसमें हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाए, और उसमें जो प्राइवेट बिल्डर है उसको FSI, TDR और FAR के माध्यम से उसको एक ओपन जमीन मिले जिससे वो बना के उस मकानों को बेच पाए। और लाभार्थी को कुल मिला के या तो कुल मिला के जो फ्री या कुल मिला के बहुत कम लागत में या बहुत कम उसके जो खर्चे पे उसको मकान मुहैया करा पाए। और जो दूसरी जो योजना है हमारी अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी, जिसमें हमारे हटको जो एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, और हमारे अलावा जो है नेशनल हाउसिंग बैंक, और साथ में जो हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार ने जो 3 सेंट्रल नोडल एजेंसी बनाई, जिनको जो है मुख्य रूप से दायित्व दिया गया कि जो भारत सरकार उनको जो हमारे तीनों हमारे वर्गीकृत जो हमारी कैटेगरी हैं, इनके लोगों का जो भी इनके मकान बनेंगे उनकी सब्सिडी जो है इन सेंट्रल नोडल एजेंसी के माध्यम से बैंकों तक पहुंचाई जाए और लाभार्थी के सीधे खातों में जो है वो पहुंचे।
तो कुल मिला के इसमें ये था कि जो हमारी जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी और एमआईजी वर्ग में यदि किसी को भी अपना मकान बनाना है, उसको बैंक से यदि लोन लेता है वो, तो 2,67,000 रुपए तक की सब्सिडी उसके खाते में सीधे पहुंच रही थी। और उसका कुल मिला के जो इसका जो लोन था, जो इसने जो इस पे लिया है, उसका मूलधन जो है कुल मिला के स्ट्रेट अवे शुरुआत में ही जो है इसको, जैसे ही उसका मकान कंप्लीट होता था, उसका मूलधन जो है कम हो जाता। तो सीधे जो है जो एक तरह से जैसे हमारे गैस के सिलेंडर की सब्सिडी है, उसी की तरह एक मकान पे भी जो सब्सिडी थी लाभार्थियों को जो है वो मिल रही है। ये और तीसरा जो घटक है हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। तो ये जो ये घटक है, ये कुल मिला के राज्य सरकार के जो विकास प्राधिकरण है, यदि हम उत्तराखंड की यदि बात करें तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, या हमारा उधम सिंह नगर का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण है, इन प्राधिकरण के माध्यम से जो योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और जैसे बताया गया है कि लगभग 464 मकान जो है लगभग दिए जा चुके हैं। उसके लाभार्थी भी हमारे साथ कुछ बैठे हुए हैं, जो हमारी ट्रांसपोर्ट नगर योजना जो हडको ने ही वित्त पोषित की थी, उसका जो है लाभ उठा चुके हैं। और बहुत कम उनका अंशदान पे उनको जो है सरकार की जो अनुदान का था उसका लाभ उनको मिला है। तो ये जो योजना है, ये सरकार जो विकास प्राधिकरण उनके माध्यम से बनाई जा रही है, लेकिन इसमें भी कार्य होना बहुत बाकी है। 2-3 योजना भारत सरकार ने ऑलरेडी जो है अप्रूव कर रखी है। जैसे हमारी कहेंगे उधम सिंह नगर की एक योजना है, जिसमें 1800 लोग जो है लगभग लाभार्थियों का चयन हो चुका है, लेकिन उसकी जो सब्सिडी भी भारत सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने उसकी आवंटित की जा चुकी है। और साथ में हरिद्वार विकास प्राधिकरण की भी 2 योजना है, जिसका मेरे ख्याल से काम राज्य सरकार के माध्यम से जल्द ही चालू होने वाला है। चौथा जो घटक है हमारा जो बेनिफिशियरी लिंक कंस्ट्रक्शन, जिसके बारे में मेरे पूर्व के वक्ता राजीव पांडे जी ने बताया, इसमें लगभग राज्य सरकार ने लगभग हमारे जो 90 जो हमारे विकास जो हमारे नगर निकाय हैं, उनके माध्यम से ये योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। और उसमें 12,000 से ज्यादा जो हमारे जो है लाभार्थी इसका जो है फायदा जो है ले रहे हैं। और लगभग 4,000 मकान इसमें जो है मेरे को ज्ञात हुआ है, इसमें जो है लोग जो है इसका जो है पूरा एक मकान कंप्लीट हो चुका है। 4,000 मकान में अगर यदि हम कोई जो है कि एक परिवार में 4 सदस्य मानते हैं, तो लगभग 16,000 की जो हमारी आबादी उसका लाभ ले चुकी है। यदि हम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का जो है देश में यदि हम प्रोग्रेस देखते हैं, तो हम देखेंगे कि जो हमारी कुल मिला के जब योजना का शुरुआत हुई थी, तो एक डिमांड का असेसमेंट किया था कि 1 करोड़ मकान बनने थे, 1 करोड़ 12 लाख मकान बनने थे। और उसमें से 1 करोड़ 13 मतलब लक्ष्य के जो है हम पहले ही उसको पूरा कर चुके हैं। 1 करोड़ 13 लाख मकान, लगभग 4 करोड़ की आबादी हमारी जो है इस योजना का जो है उसकी योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है भारत सरकार के द्वारा। और लगभग 86 लाख मकान जो है लगभग हमारे हम कहेंगे कि लगभग 3.5 करोड़ की आबादी के मकान जो है हमारे जो है मकान शुरुआत की जा चुकी है। और 50 लाख मकान हमारे जो है ये लगभग हमारे कंप्लीट किए जा चुके हैं। इसी प्रकार यदि हम फाइनेंशियल प्रोग्रेस की बात करें, तो बहुत बड़ा जो है हमारा एक वित्तीय जो है इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत बड़ा बजट इस योजना में जो है इसको जो है आवंटित किया गया है। यदि हम स्क्रीन पे देखते हैं, 1,82,282 करोड़ की लाभार्थी जो है जो राशि है इसमें स्वीकृत की जा चुकी है, जिसमें से 1 लाख करोड़ जो है हमारी जो है राशि इसमें अवमुक्त की जा चुकी है। और बड़े स्तर पे इसमें जो है कार्य चल रहा है योजना का। यदि हम चारों हमारे जो घटक है उसकी भी यदि हम प्रोग्रेस करते हैं, तो चारों घटक में बहुत अच्छी हमारी प्रोग्रेस है। लगभग हमारे 1 करोड़ 13 लाख जैसे दिखाया गया स्क्रीन पे मकान जो है हमारे जो है इसको स्वीकृत किए जा चुके हैं। और लगभग उसमें जो है लाभार्थी यदि हम देखते हैं 16 लाख लाभार्थी, तो केवल जो है हमारे CLSS जो योजना है उसमें जिसमें बैंक्स के माध्यम से जो है जिसका लाभ मिल रहा है वो लाभ ले चुके हैं। और जो भारत सरकार से सब्सिडी भी जो है हमारी, वो बड़े पैमाने पे लगभग 37,000 करोड़ की जो सब्सिडी जो है इसमें जो है योजना में CLSS कंपोनेंट में ही अवमुक्त की जा चुकी है।
अब मैं आता हूं जो योजना मुख्य रूप से जो हमारी जो कंपनी है हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसमें हुडको सेंट्रल नोडल एजेंसी भी है, वो किस प्रकार से जो है क्रियान्वित की जा रही है। तो यदि हम बात करते हैं क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की, तो ये इसमें जैसे पहले भी बताया गया कि ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी कंपोनेंट है। इसमें 3 सेंट्रल नोडल एजेंसी है और जितने भी हमारे बैंक्स हैं, आपको जरूरी नहीं कि हडको के पास आना है या स्टेट बैंक के पास में आना है, आप अपनी नजदीकी जो बैंक शाखा है उसके पास जा सकते हैं और वहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि या तो आप बना बनाया मकान लेंगे या मकान यदि आधा अधूरा है उसके लिए आप ले सकते हैं, और नहीं तो आप अपना जहां पे भी आपकी जमीन है उसमें यदि आपकी हस्बैंड और वाइफ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और एलआईजी जो कैटेगरी जो रखी गई है भारत सरकार में, उसमें महिला सशक्तिकरण का भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रखा गया है। तो महिला लाभार्थी का नाम जो है इस योजना के अंतर्गत जो है उसमें ज्वाइंट नेम में होना जरूरी है या महिला के नाम से हो, तो ये आवश्यकता है। इसमें भी कुछ मापदंड है जिसके अंतर्गत इसमें जो शिथिलता दी गई है, लेकिन ये है कि ये ध्यान में रखने की बात है कि हमारा जो जब भी हम मकान परचेज में जाएं तो उसमें महिला, घर की जो हमारी महिला है उसका नाम भी सम्मिलित किया जाए। और आगे तो इसमें यदि हम देखते हैं सब्सिडी के जो मापदंड है हमारे जो ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी कैटेगरी में, किस प्रकार से जो है भारत सरकार ने इस सब्सिडी को जो है एक तरह से इसमें जो दिया गया है, जैसे मैंने बताया गया पहले ही, इसमें जो वर्गीकृत किया गया है कि कितना हमारी जो है इनकम होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 3 लाख है, एलआईजी में 3 से 6 लाख सालाना इनकम है, एमआईजी 1 में 6 लाख से 12 लाख तक की इनकम है और एमआईजी 2 में जो है लगभग 12 लाख से 18 लाख तक की इनकम है। तो लगभग हमारी जो मूलभूत जो हमारी आबादी, जो बड़ी आबादी है, वो जो है लगभग मैं कहूँगा 90% आबादी इस योजनाओं से जो है हमारी जो है एक तरह से कवर हो रही है। और यदि हम इंटरेस्ट की बात करें, आज की डेट में जो ब्याज दर है हमारी 7.5% के लगभग है, तो हम देखते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी लगभग 6.5% इंटरेस्ट सब्सिडी इसमें दी जा रही है ईडब्ल्यूएस एलआईजी वर्ग में, और एमआईजी में लगभग 4% और 3% तक। तो यदि आप 20 लाख तक का लोन लेते हैं और आपका जो लोन लेते हैं ईडब्ल्यूएस या एलआईजी वर्ग में 6 लाख तक का लोन, तो लोग लगभग जो है 2,67,000 तक का जो है आपको एक तरह से जो सब्सिडी है उसका फायदा आप उठा सकते हैं। जैसे मेरे पूर्व के वक्ता ने बता ही चुके हैं कि आपके जो मकान है उसमें भी जो बिल्टअप एरिया उसको भी जो है एक तरह से वर्गीकृत किया गया है। ईडब्ल्यूएस वर्ग में जो एक कमरा है या 2 कमरे का जो सेट है उसमें 30 से 30 स्क्वायर मीटर का एक रखा गया है एरिया, कारपेट एरिया, और जो एलआईजी वर्ग है उसमें 60 स्क्वायर मीटर, लगभग 600 स्क्वायर फीट का जो मकान है उसके लिए है। और जो हमारे एमआईजी 1 है उसमें 160 स्क्वायर मीटर, और एमआईजी 2 ये कारपेट एरिया, ये बिल्टअप एरिया नहीं है, कारपेट एरिया जो हमारा कुर्सी क्षेत्रफल है उसकी बात रखी गई है। तो कुल मिला के जो है जैसे अब ये योजना जो है एक तरह से आखिरी वर्ष में है, तो जिन लोगों ने अभी तक लाभ नहीं उठाया है वो भी इसका लाभ उठाएं। और क्योंकि अब एमआईजी वर्ग में कुल मिला के यदि मैं बात करूं तो सरकार ने अभी पोर्टल पे नई एप्लीकेशन लेना बंद कर दिया है, लेकिन जो लोग 6 लाख तक के इनकम के बेनिफिशियरीज हैं उसका जो है वो लोग अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आपके जो लोन है 2015 वर्ष के बाद भी अगर आपने नया मकान का लिया है और आपको किसी प्रकार की सब्सिडी जो है आप नहीं मिल पाएगी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में, वो भी अपने नजदीकी शाखा में अपने बैंक को कह सकते हैं, या फिर जो लोग सोच रहे हैं अपना मकान बनाने में, तो अभी मैं कहूँगा अभी देर नहीं हुई है, आप जल्द ही जो है अपनी नजदीकी शाखा पे जाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। हडको की ओर से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वर्ष भी हमने लगभग 750 करोड़ का जो एक बजट है वो उत्तराखंड के लिए रखा गया है, जहां पर भी राज्य सरकार को, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने, बंशीधर भगत जी ने भी कार्यक्रम की शुरुआत में की कि राज्य सरकार उत्तराखंड के जो भी लोग हैं, जो भी हमारे नागरिक हैं जिनको मकानों का लाभ अभी तक नहीं मिला है, यदि कहीं राज्य सरकार को भी अपने अंशदान में कहीं दिक्कत आती है तो वो एक वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है जो हम एक तरह से
कई राज्य सरकारों में दे रहे हैं, उसका हम लाभ जो है राज्य सरकार उठा सकती है। और हम इस योजना का लाभ कुल मिला के राज्य के प्रत्येक जिले, जो 13 जिले हैं, 13 हमारे जो जनपद हैं, हम वहां तक हम लोग पहुंचे। तो ये मैं कहना चाहूंगा। साथ में अभी जो है एक बहुत अच्छी एक पहल हुई है भारत सरकार के द्वारा कि एक उमंग पोर्टल बनाया गया है, एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से जो है हर जो भी आपकी मोबाइल एक एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में जो ये जानकारी ले सकते हैं। इवन आपकी जो एप्लीकेशन है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इस योजना का, जो भी भारत सरकार की योजना है, उनका आप लाभ उठाएं। साथ में एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि अभी हाल ही में 1 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने जो है एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट की जो एक शुरुआत की थी, जिसमें विश्व की जो हमारी सबसे बेहतर जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं वो 6 राज्यों में जो इसका क्रियान्वयन हुआ, जिसका बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल है, उसके माध्यम से जो ये योजना का जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा यदि भविष्य में उत्तराखंड में भी इसी प्रकार की कोई मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो हमारे पारिवारिक जो हमारे एक तरह से हम कहेंगे जो हमारी उत्तराखंड, क्योंकि जोन 5 में है, और खासकर विशेषकर हमारा जो एक अर्थक्वेक जो एक तरह से हमारे रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, उसमें हमारे लिए भी एक अच्छा रहेगा कि हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूं और मैं कहना चाहूंगा कि हम जब भी मकान बनाए तो हमारी जो पहाड़ी शैली है या हम लोकल मटेरियल है उनका जरूर उपयोग करें। आप स्थानीय जो भी आपके आर्किटेक्ट्स हैं उनका आप जो है उसमें आप यूज कर, आप उनकी जो सर्विसेज हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा खर्चा करने पे यदि आपको एक अच्छा बेहतर डिजाइन और एक भूकंप अवरोधी यदि भवन आपको मिल जाता है, वो कहीं ना कहीं आपकी लागत तो बचाता है, लेकिन एक तरह से भविष्य भी आपका एक तरह से सेफ बनाता है। क्योंकि भूकंप यदि आते हैं भविष्य में तो आपके स्ट्रक्चरल डैमेजेस भी हो सकते हैं। तो वो चीज एक हमें जो है एज ए टेक्निकल जो पर्सन, तो हमें एक इंडिविजुअल को मकान बनाने के समय ये चीजें जो है बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। तो मैं पुनः एक बार हमारे जो कार्यक्रम के डॉक्टर सुधांशु हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक बार मैं और कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार को कि जहां पे भी हुडको की जहां जरूरत है हम लोग हैं यहाँ पर, और कोई भी शंका है, कोई समाधान है, कोई टेक्निकल कहीं भी फाइनेंसेस की, उसकी हमारी तरफ से कहीं जो है पूरा सहयोग राज्य सरकार को देना चाहूंगा। और पुनः मैं जो है दून विश्वविद्यालय को भी जो है धन्यवाद देना चाहूंगा। धन्यवाद। Extremely thankful to you, sir, Sanjay Bhargav ji. It was really a great and insightful discussion. You talked about almost every part of the financial dimension of the scheme. I'm so glad that it was really insightful, and especially for the beneficiaries, those are not able to avail yet the Pradhan Mantri Awas Yojana benefits, and the potential beneficiaries, they will be definitely get benefit from your insightful elaboration. Thank you so much, Sanjay Bhargav ji. Now we have with us our next speaker. We have with us Sri Abhishek Vyas ji, who is a Chief Manager with Punjab National Bank, Dehradun, and he joined us through Zoom. Abhishek Vyas ji, are you with us? जी सर, आवाज आ रही है सर? आपको सुनाई दे रही है? जी, Abhishek ji, yes, we can hear you, Abhishek ji. Thank you so much. Before I formally invite you, I wish to briefly read your small CV. He's a very prolific banker with more than 2 decades of experience. Abhishek Vyas ji is with Punjab National Bank as a chief manager. And as far as this special scheme is concerned, Abhishek Vyas ji is working as a lead district manager at Dehradun. He joined the bank as an agriculture officer and served in Punjab, Haryana, and Uttarakhand. With a very young, banker with us, who is recently,
got lot many of achievements in terms of targets, in terms of inculcating the knowledge to the last mile beneficiary of the scheme. I wish to call upon Abhishek Vyasji to explain more about the scheme provided by nationalized banks, importantly Punjab National Bank under this scheme. Thank you so much. Abhishek ji, over to you. Thank you. धन्यवाद सुधांशु जी, रिस्पेक्टेड वीसी मैम और यहाँ सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने शॉर्ट टाइम पे मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का और डिस्कस करने का। थोड़ा सा मैं अपना बता दूं, मैं यहाँ पे पीएनबी के लीड बैंक में काम कर रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट देहरादून को संभाल रहा हूँ। लीड बैंक की जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, वो सिर्फ जो एक लोअर डेटा है, जो लोग बैंकों से जुड़ नहीं पा रहे हैं या डेवलपमेंट के एजेंडा से बाहर हैं, उन लोगों को कवर करने के लिए ही बैंक्स ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने लीड बैंक की स्कीम शुरू की थी। पीएनबी हमारा उत्तराखंड में हरिद्वार और देहरादून में लीड बैंक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ आज के संवाद से। आज का जो थीम था आवास पर संवाद, और इसका थीम था फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वित्तीय समावेशन। पीएमएवाई एंड वित्तीय समावेशन दोनों ही टर्म्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं देश की प्रगति के लिए और देश के विकास के लिए। इंसान की 2-3 ही मेन जरूरत है, उसमें है खाना और एक रहने का और एक कपड़ा। जो रहने का काम है वो मोदी जी का फ्लैगशिप स्कीम है पीएमएवाई, जो 2015 में शुरू हुई। बहुत इसने कई लोगों को अच्छे फायदा दिया है, पक्के मकान उनको उपलब्ध कराए गए हैं बड़े नॉमिनल से उस पे। और दूसरी जो है वित्तीय समावेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं फोकस करूंगा सिर्फ इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस और एलआईजी ग्रुप के ऊपर, क्योंकि जो मिडिल इनकम ग्रुप है वो किसी ना किसी तरह बैंकों से जुड़ा हुआ है, बैंकों में जा रहा है, उनका कुछ ना कुछ वहां पे प्रोडक्ट्स बैंक के अवेल कर रहा है। जो वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जब भी हम उसको डिस्कस करते हैं या उसके बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि हमारा सेविंग अकाउंट बैंक में होगा तो हम फाइनेंशियली इंक्लूडेड हैं, या फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन है सिर्फ एक सेविंग का अकाउंट होना, जबकि फाइनेंशियल इंक्लूजन इससे आगे भी है। जो मेन फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो थीम था, जो पिछले 50 सालों से गवर्नमेंट्स कर रही हैं और 2015 के बाद काफी इस पे फोकस किया गया, वो था कि जो डाउन टोडन लोग हैं, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, नीचे तबके के लोग हैं, उनको ऊपर कैसे लेके आए हम। इसके लिए सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम्स चलाई। फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो मेन एम है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज एट डोरस्टेप, लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज से रूबरू करवाना, लोगों को जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको क्रेडिट मुहैया कराना एडुकेट, टाइमली एंड एट अफोर्डेबल कॉस्ट पे। क्यों? जो ये लोग हैं ये मेन जो पैसा लेते हैं या मनी लेंडर से लेते हैं या इनफॉर्मल सेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से लेते हैं, जिसमें क्या इनको 40% तक ब्याज देना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा महंगा भी है और इनके लिए नुकसानदायक भी है। तो इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम आई, जनधन योजना आई, या उसके बाद उज्ज्वला, ये सब जो है डीबीटी स्कीम्स आई, ये सारी की सारी फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट है। जो पीएमएवाई की जो 2 स्कीम्स जो बैंक इस वक्त कवर कर रहा है, एक तो है CLSS, जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में LIG और MIG को 2.60 लाख की सब्सिडी जो है उसका प्रावधान है अपॉन कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ न्यू हाउस, जो पक्का हाउस उसको मिलेगा। इसके माध्यम से क्या है कि जब वो बैंक में जाएगा, लोन अवेल करेगा, उसको फाइनेंशियली कई चीजों का पता लगेगा। वो एक तो एजुकेट होगा, उसको ये पता लगेगा कि जो बैंकों में हमने कैसे डील करना है, बैंक्स की फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं, बैंक्स के हमारे लिए, जैसा कि हम देखते हैं अभी फील्ड में मूव करते हैं, लोगों को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उनके विकास की स्कीम्स हैं उनका पता ही नहीं है। उत्तराखंड सरकार की एक बहुत बढ़िया स्कीम है मुख्यमंत्री रोजगार योजना, जिसमें कोई भी जो उत्तराखंड का निवासी है, स्थायी निवासी है, वो बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपने स्वरोजगार के लिए लोन ले सकता है। अगर आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, आपको इनकम होगी, आपकी डेवलपमेंट होगी। इसी तरह PMBGP की स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। समस्या क्या है कि हम लोगों को ये नहीं पता है कि हमने बैंक को अप्रोच कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। और हम लोग जो इस तरह के लोग हैं वो डरते भी हैं कि बैंक में जाएंगे, बैंक वाला पता नहीं क्या पूछेगा। वो यूजुअली क्या है, आस पड़ोस या मनी लेंडर से पैसे उधार लेते हैं, जिससे कि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको बहुत ज्यादा लगता है, उनका खुद का नुकसान होता है।
तो मैं सभी से, जो मेरी ये वार्तालाप सुन रहे हैं, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मल चैनल्स ऑफ बैंक्स में आइए, फाइनेंशियल सेक्टर में आइए, आप बैंक से जुड़िए, बैंक्स में अपने सेविंग अकाउंट खुलाइए। अब तो जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खोल रहे हैं। जो उत्तराखंड सरकार की या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वरोजगार की स्कीम्स है, उनसे जुड़िए। और जो मेन जो हमारा ये है कि हम भी हर एक विलेज, हर एक गांव में, हर एक शहर के जो भी वहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप भी लगाते हैं। अगर आप लोगों को कोई समस्या है, आप लोगों को कोई बैंक में कोई परेशानी आ रही है, आपके अकाउंट में ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो आप हमें मिलिए। आप मेरा नंबर भी नोट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हमारे जो फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स हैं, आप उससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो आपको हर एक बैंक के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देगा। हमारा एक रूरल एजुकेशन सेंटर चल रहा है, जिसमें जो गरीब महिलाएं हैं या गरीब लोग हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रशिक्षण देते हैं स्वरोजगार के नए नए कार्यक्रम का। आप उससे भी जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूं, प्रधानमंत्री जी की दो बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम्स हैं। एक स्कीम है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना, दूसरी है सुरक्षा बीमा योजना। दोनों स्कीम्स में सिर्फ इतना फर्क है, 12 रुपए पे आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपया एक बड़ी छोटी सी फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कोई ब्रेड अर्नर जो है, उसकी डेथ हो जाए या उसकी कोई दिक्कत आ जाती है या वो हैंडीकैप हो जाता है, तो इस तरह की काफी स्कीम्स हैं जो बैंकों में चल रही हैं, फाइनेंशियल सेक्टर जो कर रहा है, गवर्नमेंट भी स्पॉन्सर कर रही है। लेकिन समस्या क्या है कि हम फाइनेंशियल सेक्टर से अभी तक जुड़े नहीं हैं। जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और ये एक टर्म नहीं है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हम खत्म कर देंगे। ये एवरलास्टिंग प्रोसेस है जो चलता रहेगा। जैसे जैसे नए लोग आएंगे, हमें उसको फाइनेंशियली उनको सर्विस से जोड़ना पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को भी बैंक से कोई समस्या आती है, चाहे PMAY का लोन हो या आपका स्वरोजगार का लोन हो या सेविंग अकाउंट्स में कोई दिक्कत आ रही है, आप मेरे ऑफिस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो मेरा ऑफिस है विधानसभा के ऑपोजिट है, और जो मेरा मोबाइल नंबर है आप नोट कर लीजिए। इन केस आपको किसी भी लोन में, किसी भी बैंक से कोई समस्या है, आप अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई सहयोग चाहते हैं, तो आपको वो बेनिफिट रहेगा। जो मेरा नंबर है 9592050432। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुधांशु जी। Sir, please repeat again your mobile number. 9592050432। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर व्यास। अभिषेक जी, बहुत प्रिसाइज और बहुत फोकस था आपका प्रेजेंटेशन। डेफिनेटली इट विल हेल्प द बेनिफिशियरीज इन लॉट ऑफ वेज। बहुत सुंदर व्याख्यान था। हमारे तीनों ही रिसोर्स पर्सन, दे हैव एडेड वैल्यू टू द नॉलेज ऑफ स्टेक होल्डर्स, not only the beneficiaries but also to the academicians as well. We at Doon University are really grateful to the resource persons. They really added value and value to our knowledges, and we keep engage ourselves with urban department for more enrichment of our stakeholders in days to come. Thank you Abhishek Vyas ji, thank you Sanjay Bhargav ji, thank you Rajiv Pandey ji. Now we have with us few stakeholders with us here in the video conferencing room and also remotely with Zoom platform. With us we have Monica Goel ji, Shamina ji, Sarita ji, Janvi ji and Neetu ji. So इन्होंने as a beneficiary they availed lot of facilities provided by Urban Development Corporation as stated by Sanjay Bhargav ji also, and they are the part of Transport Nagar cluster. So अपने कुछ ये अनुभव आप लोगों से आप शेयर करेंगे as we have moving to the last part of the today's webinar. So I'm passing the torch to these people. They will speak about their experiences. आप freely अपना experience share कीजिए। साकेत जी आप arrangement देख लीजिए। So आप randomly कैसे भी शुरुआत कर सकते हैं, अपने experience शेयर कीजिए। ये लैपटॉप भी ले लीजिए।
नमस्कार, मेरा नाम मोनिका गोयल है और मैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थी हूँ। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से कि हम लोग पहले जैसे किराए के मकान पे रहते थे, हमारे को बहुत असुविधा रहती थी। बार बार जैसे मकान चेंज करना पड़ता था, हम उसी हिसाब से मैं अपना एड्रेस वगैरह चेंज कराना पड़ता था, राशन कार्ड से, गैस सिलेंडर वगैरह से, तो हम लोगों को काफी दिक्कत होती थी। बच्चों के स्कूल के लिए काफी दिक्कत होती थी और हर चीज का हम लोगों को मतलब कि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे रात को मतलब कि हम लोग जैसे देर से आते थे, तो ये था कि वो जो मकान मालिक जो होता था, उनकी टाइमिंग बनी होती थी कि हम लोगों को 10 बजे के बाद हम नहीं आ सकते, जो भी है। तो उसकी वजह से हम लोगों को काफी परेशानी होती थी और हमारे बच्चों को भी काफी परेशानी होती थी कि उनकी वजह से वो हम मतलब कि खुलकर खेल नहीं सकते थे और ज्यादा मतलब कि आवाज नहीं कर सकते थे, तो उनको भी मतलब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब से अब हम इस योजना के तहत हमने क्या नाम है हम लोगों को लाभ मिला, हमने अपना मकान बनाया, उसके साथ हम लोगों को अब क्या नाम है काफी सुविधा मिली हुई है और हम मतलब कि काफी खुश है अपने घर में जाके। जो भी किराए के मकान से जो हमारे को दिक्कत थी, अब सब सारी दिक्कतों का सामना हम लोगों को, जो भी हमने कठिनाइयों का सामना करा है, जैसे भी करा, तो उसके हिसाब से अब हम इस योजना के तहत अब हम अपने मकान में पहुंचे हैं, तो हम लोग काफी खुश हैं और हम लोगों को अब किसी भी तरीके की असुविधा का कोई मतलब कि ऐसा वो नहीं है। बस बहुत धन्यवाद आपका। मैं बुलाना चाहूंगा संगीना जी को। शमीना जी प्लीज आइए। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना से आप लाभान्वित हुई हैं। मैं 25 साल से मैं किराए पर रहती थी देहरादून के अंदर और मैं रहने वाली बिहार से हूँ। मैं देहरादून में 25 साल से रह रही हूँ, किराए घर पर रहती थी और मैं रहने वाली बिहार से हूँ और अब मुझे मुख्यमंत्री आवास में घर मिला हुआ है। मुझे बहुत खुशी है। मैं अपनी बेटी की भी शादी करी आके यहाँ पर और चौहान सर ने भी काफी हेल्प करी। नगर निगम में मैं जाती थी, एक समूह चलाती हूँ मैं नगर निगम में, मैं वहाँ जाती थी तो मुझे पता चला कि निवास के लिए फॉर्म भरा जा रहा। फिर हमने फॉर्म भरा, मैंने औरों को भी बताया और मुझे तो काफी खुशी है कि मुझे घर मिला, क्योंकि ना मेरा बिहार में कोई घर था, ना मुझे यहाँ था कोई घर, कुछ भी नहीं था। हम अपना करते खाते थे बस ऐसी। और माजरी में आके मुझे एक कहनूर ज्वेलर्स हैं, उनका घर में हम काम करते थे, उन्होंने मेरी काफी हेल्प करी। 25-35 हजार रुपया जमा करने के लिए मेरे पास था भी नहीं और घर नाम आ गया था मेरा। उन्होंने भी काफी हेल्प करी मेरी कि हाँ आप जाओ फॉर्म भरो और आपको मिलेगा। तो मैं काफी जितने हैं इसमें घर देने में जिन्होंने मदद करी हमारी, उनकी काफी मैं दिल से मैं बधाई देना चाहती हूँ। मैं कुछ बोल नहीं पा रही यहाँ पर मैं बहुत आज खुश हूँ अपने घर में जाके। मेरा M001 मिला हुआ है मकान और मुझे नगर निगम से भी काफी सपोर्ट मिली और चौहान सर ने भी काफी बार मुझे फोन करके बुलाया, सबको बताया कैसे से कागज जमा होगा, ऐसे से यहाँ जाना है आप जाओ, काफी मदद करी। और ओरिएंटल बैंक से मेरा लोन हुआ, एकदम से मेरा हो गया था लोन, काफी इशू नहीं हुआ। और
मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ सबको। नमस्ते। सरिता जी आप आइए, अपना अनुभव साझा कीजिए। सर मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को बहुत बहुत दिल से बधाइयाँ देती हूँ कि हमें मकान मिला सर, क्योंकि मैं अकेली महिला घर में कमाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे हस्बैंड नहीं है सर। मैं अकेली इन्हें 2 बच्चे मैं छोटे छोटे लेके अपने बच्चों को मैं पालती थी सर। मैं दिहाड़ी मजदूरी करके अपने इस मकान की तक मैं पहुंची हूँ सर। मुझे बड़ी खुशी हुई जिस दिन मेरा नाम मिला इन्हें निकला नगम निगम में, मेरी लॉटरी जिस दिन हुई थी सर, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे आंसू खुशियों से गिर रहे थे सर कि मेरा अपना घर मिला इन्हें। मैं किराए में बहुत दिनों से मैं धक्के खाती थी सर, छोटे छोटे अपने बच्चे लेके हमने मजदूरी कर करके सर हमने अपने बच्चों को पाला हूँ। प्रधानमंत्री ने जब ये योजना चलाई, जब हमें पता चला, हमने फॉर्म भरा सर, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे दिल से खुशी हुई कि मेरा घर मिला यहाँ पे। मैं आज बहुत खुश हूँ, चाहे घर सर चाहे छोटा हो या बड़ा, घर तो अपना हो गया हमें। आज हम कह सकते हैं सर कि मेरा घर अपना है। नहीं, हम किराए के ही घर में ही धक्के खाती थी सर। कभी वहाँ पानी की दिक्कत होती थी, कभी वहाँ बाथरूम की दिक्कत होती थी, कई तरीके के हमें बहुत कष्ट उठाने पड़ते थे सर। इसलिए सर मैं चाहती हूँ, प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ कि उनकी तरफ से मुझे ये योजना का मुझे लाभ मिला सर। मैं दिल से उनको दुआएं देती हूँ कि आगे ऐसे जितने भी हैं उनको भी घर मिलना चाहिए सर। नीतू जी आप आइए, नीतू जी अपना अनुभव साझा कीजिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस योजना के तहत हर किराएदार को अपना घर बनाया है। उन्होंने जो बोला था कि वो ये किराएदारों का सपना पूरा करेंगे, उन्होंने ये सपना हर किराएदार का पूरा करके दिखाया है। इसमें धन्यवाद नगर निगम का भी और धन्यवाद बैंकों का भी, जिन्होंने जल्दी से लोन भी करे हैं, और MDDA का भी, जिन्होंने ये सब काम करे हैं। हम लोग भी किराए पे रहते थे। मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, मेरे हस्बैंड मैकेनिक का काम करते हैं। इतनी इनकम नहीं थी कि हम अपना घर अपने बलबूते पे बना सके। एक ये सपना ही था कि हम अपना घर बनाएंगे कैसे। मकान मालिक हमेशा यही बोलते थे कि किराया टाइम से दो। कभी पैसा होता था, कभी लेट हो जाता था, तो वो कमरा चेंज करने के लिए बोलते थे कि आप खाली कर दो। तो आज अपना घर है, इसमें प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें अपना घर दिया है। मैं बुलाना चाहूंगा वैजंती जी को। आइए वैजंती जी, अपना